Uh, Good morning to all of you. I would like to address you on the topic how to address the student's problem. Let's see the issues and parameters one by one. It's a constructive approach towards teaching learning process. Look here, I have divided the entire presentation into different zones. Like student related problem could be with respect to curriculum. पढ़ाई के बारे में उनके कुछ issues हो सकते हैं, problem हो सकता है. उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पढ़ाई के साथ की जो एक्टिविटी होती है, उसके बारे में भी उनके इश्यूज और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तथा उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जिसके अंदर हम कल्चरल पकड़ेंगे, स्पोर्ट्स पकड़ेंगे, एनएसएस, एनसीसी, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इसके कनेक्शन में स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम होंगे। इसके अलावा उनके पर्सनल प्रॉब्लम जो होते हैं, वो भी कॉलेज में टीचर्स ने एड्रेस करना, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। 4 पार्ट्स में मैंने मेरा प्रेजेंटेशन बिल्ड किया हुआ है। अभी जो सेशन हमारा जो 1.5 घंटे का है, उसमें से आखिरी के 20 मिनट मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि द सेशन जितना इंटरेक्टिव होता है, उतना मीनिंगफुल होता है, उतना लाइव होता है। तो आखिरी के 20 मिनट इंटरेक्शन के लिए है, आपके प्रश्न और उत्तर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को। देखिए, जब करिकुलम की बात आती है, तो स्टूडेंट का अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्लास में मौजूद होना बहुत जरूरी है। द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट डेफिनेटली अटेंड क्लासेस with respect to the interest of the student in the subject, at the same time how he is liking the teaching quality of a teacher. So typically what happens, that student expect that I should get something more in the class. बच्चों की अपेक्षा होती है कि टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होंगी, वो चाहे मोनोलॉग हो, जो टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट सुन रहे हैं, श्रवण भक्ति कर रहे हैं, या फिर डायलॉग हो, एक स्टूडेंट एक टीचर एक दूसरे में बात कर रहे हैं, या फिर पॉलीलॉग हो कि टीचर सब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सभी बच्चों को हाथ ऊपर करके नेचुरली वन बाय वन, लेकिन सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते, बात कर सकते। सो वी हैव मोनोलॉग, वी हैव डायलॉग एंड वी हैव पॉलीलॉग। पैटर्न कुछ भी हो, सवाल ये है कि स्टूडेंट ये अपेक्षा रखते हैं कि टीचर का नॉलेज उनके नॉलेज से ज्यादा हो। अब होता क्या है, अभी तक 10, 15, 20 साल पहले इंफॉर्मेशन जो होती थी ना, उसी को नॉलेज कहते थे। जैसे कि मान लो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, ये टीचर को पता है और बच्चों को पता नहीं है। तो बच्चे बड़े सरप्राइज, आश्चर्यचकित होके वो भक्तिभाव से टीचर की बात सुनते। बच्चों, टीचर, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। अगर मान लो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो वो भक्तिभाव उनके मन में होता था, उनकी आंखों में होता था, उनके बिहेवियर में होता था। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो बच्चों का रिसेप्शन अलग रहता है। अब क्या हो गया है, अभी सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। आप जो भी चाहे इन्फॉर्मेशन की बात करें, वो गूगल पे टाइप करते हैं, फट से इन्फॉर्मेशन सामने होती है। वो करेक्ट होती है, परिपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा होती है। टीचर हमें इन्फॉर्मेशन देगा, उससे कई गुना ज़्यादा होती है। उसमें हम और प्रोब भी कर सकते हैं। उसके छोटे-छोटे जो पहलू है, उसके अंदर भी हम घुस सकते हैं। हालाँकि टीचर रेस्ट्रिक्टेड रहता है इन्फॉर्मेशन में। तो जो इन्फॉर्मेशन में टीचर सुपीरियर हुआ करता था बच्चों से, तो उसकी वजह से टीचर के बारे में रिस्पेक्ट ज्यादा रहता था और क्लास इंटरेस्टिंग हुआ करता था। अब हुआ क्या है कि इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ये गूगल में आने के कारण जो फट से फिंगर टिप पे बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो टीचर को 1 घंटा उसी चीज के लिए सुनना पसंद नहीं करते। सेकेंडली, जो गूगल की इंफॉर्मेशन है वो घर के ले जा सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, मन चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। वो टीचर की रफ्तार से, टीचर की स्पीड से बोर्ड के ऊपर जो लिखा जा रहा है, वो तुरंत लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर
बच्चे जो क्लासेस में आते हैं, अटेंड करते हैं, उनको कुछ और चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है, टीचर मस्ट डिस्कस द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अभी जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ पिछले 40 साल से। अब होता क्या है, जब हम टॉपिक शुरू करते हैं, बच्चों को अचानक कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। वो टॉपिक के बारे में पहले सहज वृत्ति से लगता है कि ये सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद में जो मेरा प्रोफ़ेशन है, करियर है, इसमें ये सब्जेक्ट ज़रूरी है क्या? लगता है क्या? काम का है क्या? चलो मान लो हमने इन भूमिका बना ली, पूरे सेमेस्टर के शुरुआत में ही भूमिका बना ली कि सब्जेक्ट का महत्व क्या है, ये किस प्रकार से करियर में काम में आता है। उसके बाद जब हम हर पीरियड शुरू करते हैं, तो बच्चे अपेक्षा करते हैं कि भई आज के सब्जेक्ट में, आज के पीरियड में आप जो भी पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का मेरे से रिलेवेंस क्या है? मेरे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेवेंस क्या है? मुझे कहाँ-कहाँ ये टॉपिक काम में आएगा? तो बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। If we do not give the background knowledge of topic and directly start teaching, most of the students lose interest in the class. Not because they don't like your teaching style, not because you are not audible. Everything is all right. But they are not able to pick up the thread from proper point. उनको अगर बैकग्राउंड नॉलेज हमने बताया, तो सब्जेक्ट के बारे में रिलेवेंस भी आ जाता है और इंटरेस्ट भी पैदा होता है। बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक देना हर पीरियड में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे जो फ्रेश आते हैं कॉलेज में, तो रात गई सो बात गई। वो रात को सो जाते हैं ना कल, तो कल का जो पढ़ाया, परसों का पढ़ाया, 2 दिन पहले पढ़ाया है, वो सोने के बाद में सवेरे उठने के बाद फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश का मतलब उनकी जो स्लेट है वो ब्लैंक हो जाती है। तो रिकैप करना बहुत ज़रूरी है। पिछले पीरियड में हमने क्या सिखाया था, वो पहले 3-4 मिनट, हो सके तो 5 मिनट एक बार रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टूडेंट को सीखने में बहुत प्रॉब्लम जाते हैं। आज का जैसे विषय अपना है कि स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम है, अभी पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको क्या दिक्कत जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको क्या मुश्किलें जाती है। तो एक तो उनको इंटरेस्ट आने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज देना ज़रूरी है टॉपिक का। दूसरा, पिछले पीरियड में कहाँ तक कवर किए हमने, वो एक बार रिकवर करना चाहिए, रिकैप करना चाहिए और फिर इस पीरियड का हमको जो भी पढ़ाना है वो शुरू करना चाहिए। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्लो लर्नर्स एंड फास्ट लर्नर, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्लास में हम ज़्यादातर 3 प्रकार के लर्नर का हम डिवीज़न कर सकते हैं। एक तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको सब कुछ समझ में आता है। एक तो एकदम बुद्धू बच्चे हैं कि जिनको इमीडिएटली कुछ भी समझ में नहीं आता है। कारण कुछ भी हो, शायद हो सके उनको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, फाउंडेशन उसका पता नहीं है या उनकी आकलन शक्ति कम है। किसी की वजह से वो बहुत स्लो लर्नर होते हैं। कुछ फास्ट लर्नर होते हैं और एक 60 से 70% बच्चे ये एवरेज होते हैं, मीडियम लर्नर होते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग अगर फास्ट लर्नर के हिसाब से पढ़ाएँगे, थोड़ा-सा फास्ट हम पढ़ाएँगे, बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो जो भी ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, खट से हाथ ऊपर करते, यस वी हैव अंडरस्टूड। अगर हम कंक्लूड करेंगे कि पूरे क्लास को समझ गया, तो स्लो लर्नर्स को तो बिल्कुल ही नहीं समझा है। जो एवरेज लर्नर है उनको थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन वो भक्ति भाव से पूरे बोर्ड पे का सारा लिख लेते हैं, लेकिन उनको ज्यादातर समझा नहीं होता है। अगर मान लो इसके अलावा हम स्लो लर्नर के स्पीड से चलते हैं, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना हम कि आखिरी के बच्चों को समझना चाहिए, सबसे कम आकलन शक्ति के बच्चे को समझना चाहिए, तो नेचुरली हमारा स्पीड कम हो जाएगा और हम पूरे क्लास भर में पढ़ाएंगे, तो ब्रिलियंट बच्चों को लगेगा कि आज के क्लास में 60 मिनट में मुझे पढ़ने लायक केवल 10 ही मिनट था। बाकी 50 मिनट टीचर इस चीज की चर्चा कर रहे थे कि जो मैं पहले से जानता हूं या मैं पहले राउंड में ही समझ गया हूं। उसको बार-बार समझा रहे हैं, बार-बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, कच्चे बच्चों के लिए। तो मेरा तो समय व जाया हो रहा है ना।
अब सवाल ये होता है, चाहे टीचर कितना बेस्ट टीचर हो, कितने भी साल का उसे अनुभव हो, क्लास में हम पढ़ाएंगे तो कौन सी स्पीड से पढ़ाएंगे? अगर तेज पढ़ाते तो कच्चे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। कच्चे बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो तेज बच्चों को लगता है कि भई हमारा समय तो व्यर्थ हो रहा है, हमें काम की चीज़ यहाँ मिल नहीं रही। 10 मिनट का मटेरियल है, हमने 1 घंटा गँवाया, वो 10 मिनट का घर में भी पढ़ सकते थे। तो नेचुरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्लो लर्नर्स एज़ वेल एज़ फास्ट लर्नर्स, व्हिच इज़ अ वेरी ट्रिकी जॉब। कहते हैं ना, हम किसी तार के ऊपर चलने वाला जो रहता है ना सर्कस का व्यक्ति, उसकी जैसे हमारी अवस्था होती है कि कहीं भी स्पीड ज़्यादा हो जाए, तो कच्चे बच्चे नाराज़, स्लो हो जाए तो ब्रिलियंट बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जनरली इस प्रकार की चीज करते हैं कि क्लास का स्पीड एवरेज बच्चों के हिसाब से रखो। उसके बाद आखिरी के 20 मिनट में 40 मिनट तो एवरेज बच्चों के हिसाब से सिखाओ। तो क्लास में के 60-70% बच्चे जो एवरेज है, उनको सब कुछ समझ जाता है। हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन पूछने के बाद हम 2-3 एवरेज बच्चों को पूछेंगे कि भाई तुमको समझा क्या, तुमको समझा क्या। तो वी एंश्योर दैट एवरेज स्पीड से 60 मिनट में से 40 मिनट पढ़ाएंगे, और हैव यू अंडरस्टूड करके एवरेज बच्चों को पूछे कि आपको समझा क्या, नहीं समझा। अगर उनको समझ गया तो 40 मिनट का हमारा काम हो गया। उसके बाद बचे 20 मिनट में क्या करना, उसी टॉपिक के जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है, जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, वो इंटेलिजेंट बच्चों को दे देना, सो दैट दे आर बिजी, और उनको भी लगता है मेरे लिए भी कुछ मटेरियल इस क्लास में है, मेरे को भी चैलेंज, मेरे बुद्धि को चैलेंज करने वाली चीज सर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास में बैठ के मेरा भी लाभ हो रहा है, ऐसा उसे लगे। एट द सेम टाइम आपने पूरा फोकस करना है, जो बच्चे 15%, 20% बच्चे जो एकदम कच्चे हैं, कि पहले 40 मिनट का राउंड शायद उनको पूरा पल्ले ना पड़ा हो, एवरेज बच्चों को कहेंगे कि आपके बगल में जो कच्चा बच्चा बैठा है, उसको साथ में लो, उसको सिखाने की कोशिश करो। 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो, और वहां हर ग्रुप में जो एक ब्रिलियंट बच्चा है या एवरेज बच्चा है, उनको कहो कि कच्चे बच्चों को समझाओ। That is, weak or slow learners should be addressed in the class. Otherwise, they will feel that in this class, I am out of the place. I unnecessarily attended the period and I couldn't get anything. So, differentiating between slow learner and fast learner, examination or otherwise, it is, you can differentiate among the good people, brilliant people, and after differentiating, we should be able to give appropriate treatment to them. Otherwise, merely differentiating will not make much sense. So we have to motivate them to go for a group study, where the group must contain, suppose 5 weak students are there, the group must contain another 2 students, those who are average, those who can understand the difficulty of the slow learners. At the same time, they can tell them the concept which they have understood. And at least one intelligent fellow should be in the group, so that if nobody is able to solve the particular problem in the group, that brilliant person can always help them. And this model generally we call it as jyota se jyota jale. जिसके दिमाग की बत्ती जल गई, जिसको समझ गया टीचर का टीचिंग, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने बाकी लोगों को समझाना है। ये अगर ग्रुप स्टडी मॉडल हम लगाते हैं, तो ही आप अलग-अलग स्पीड की आकलन शक्ति रहने वाले बच्चों को साथ में क्लास लेके चल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में जनरली 60 का क्लास अगर है, तो उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं। 20-20 के छोटे क्लासेस किए जाते हैं, डिफिकल्टी सेशन के लिए, ट्यूटोरियल के लिए। हम लोग ये जो फॉलो करते हैं ना, इसमें ट्यूटोरियल 1 से 20 रोल नंबर एक ग्रुप में, 21 से 40 नंबर दूसरे ग्रुप में, 41 से 60 नंबर तीसरे ग्रुप में, ऐसा रोल नंबर वाइज भी हम ग्रुप कर सकते हैं ट्यूटोरियल के। लेकिन बेहतरीन ये हो कि बच्चों की आकलन शक्ति के हिसाब से अगर ग्रुप किए जाए, कि एकदम कच्चे बच्चे पहले 20 में आ गए, मीडियम बच्चे दूसरे 20 में, ब्रिलियंट बच्चे तीसरे 20 में, तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं अलग तरीके से। उनको फंडामेंटल से समझा सकते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल ले सकते हैं जो कच्चे बच्चों को समझ रहा है, एवरेज न्यूमेरिकल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है जो एवरेज बच्चे समझे, और एकदम क्रिकेट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट मोस्ट प्रॉब्लम हम दे सकते हैं जो ब्रिलियंट बच्चे हैं। तो लाभ सबका होना चाहिए,
लेकिन सबका स्पीड कॉमन ना होने के कारण टीचर का कोई भी एक कॉमन स्पीड सबको हजम नहीं होता है, सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ट्यूटोरियल्स का एक अलग महत्व है। उसके बाद हम ग्रुप स्टडी टेक्निक्स और सेल्फ लर्निंग स्किल, ये दो पे बहुत फोकस करते हैं। दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने ये माना है कि बाय बर्थ नोबडी नोज एनीथिंग, ही लर्न्स एवरीथिंग लेटर ऑन। अपने हाथों से खाना खाना उसे नहीं आता है, फिर माँ उसे सिखाती है और धीरे-धीरे बच्चा अपने हाथों से खाना खाने लगता है। अपने पैरों पे चलना उसे नहीं आता है, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, तो धीरे-धीरे उसको पैरों पे चलना आता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग इन द वर्ल्ड एन इंडिविजुअल लर्न्स आफ्टर द बर्थ। अगर ऐसी बात है, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं विश्व भर के, कि कहते भी जो भी चीज़ बच्चों को ज़िंदगी में नहीं आती है और पहली बार सीखनी है, चाहे वो एकेडमिक्स की हो, क्या व्यवहार की हो, वो चीज़ अगर बच्चा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करता है, किसी और को करते हुए, बच्चा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करने के बाद बुक में से थोड़ा-सा समझ लेता है, स्टडी करता है, तो केवल ऑब्ज़र्वेशन और सेल्फ स्टडी, इससे बच्चे 100 सिलेबस अगर आपका है, तो 70% सिलेबस सेल्फ स्टडी द्वारा सीखा जा सकता है। इन जनरल वी टॉक अबाउट। अगर कच्चे बच्चे हैं, तो 50% सिलेबस अपने आप से करेंगे। पक्के बच्चे हैं, तो हो सकता है 80-82% करेंगे सिलेबस अपने आप। ऑन एन एवरेज बच्चे 65 से 70% सिलेबस सेल्फ स्टडी में कर सकते, बिना टीचर के पढ़ाए। अपने आप वो कर सकते। ऐसा कहते हैं कि उसके बाद क्लास में बच्चे आते हैं, कॉलेज में बच्चे आते हैं, तो उनको 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बना लो। कहते हैं हम सब लोग कल पढ़ के आएँगे फलाना-फलाना चैप्टर। वो चैप्टर में का 70% तो मानो सबको लगभग समझ गया। दूसरे दिन आके अपनी-अपनी डिफ़िकल्टी वो 5 के ग्रुप में डिस्कस करेंगे। हालाँकि हर एक को इन जनरल 70% समझा है, लेकिन हर एक को जो 70% समझा है, वो दूसरे से अलग हो सकता है। जैसे कि एक कांसेप्ट ए को नहीं समझी, हो सकता कि वो कांसेप्ट बी को समझ गई है, लेकिन ए को जो समझी है कांसेप्ट वो बी को नहीं समझी है। नेचुरली अगर वो अपनी समझ को, अपनी आकलन को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो पूरा ग्रुप मिलके जो 100 में से 70% उनको समझाता है इंडिविजुअल लर्निंग में, वो ग्रुप लर्निंग में ऐसे देखा गया है कि वो 90-92% तक सिलेबस without support of teacher, without support of facilitator, without support of senior student, बच्चे और उनके कलीग्स सेम क्लास में पढ़ने वाले 90-92% सिलेबस ये सेल्फ स्टडी में 70% और एडिशनल 20% ग्रुप स्टडी में बिना टीचर के इंटरवीनिंग 90% सब्जेक्ट समझ सकते हैं। टीचर का सपोर्ट लगता है जो 10% प्रॉब्लम्स है, जो ग्रुप में किसी को नहीं आ रहे, मतलब किसी को भी नहीं आ रहे, तो कैसे शेयर करेंगे एक दूसरे से? पूरे ग्रुप को नहीं आ रहे, तो टीचर हैज़ टू कम इन एंड टेल दोज़ 10% प्रॉब्लम, चलो भई आपको सभी को नहीं आ रहे ना, वो टॉपिक मैं क्लास में लूँगा। लेकिन आपको जो आ रहा है, आपने घर में करना है। मैंने सिखाने तक वेट नहीं करना है। आप बिना बिना फालतू वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप घर में भी समझ सकते हो। नहीं समझेंगी तो मैं हूँ यहाँ। तो कहते हैं ना कि आप अगर गिर गए, तो आपको थामे रखने के लिए फॉल बैक नेट है, टीचर इज़ देयर। लेकिन उसको फॉल बैक नेट करके यूज़ करो ना। पहले कोशिश खुद करो कि कैन यू गो अप? कैन यू गो अप? अगर गिर गए तो टीचर है। लेकिन ऊपर जाने के लिए टीचर की मदद ना लो, तो सेल्फ स्टडी की एबिलिटी बढ़ती है, सेल्फ स्टडी की मानसिकता बढ़ती है, सेल्फ स्टडी की क्षमता बढ़ती है। तो ग्रुप स्टडी टेक्निक और सेल्फ लर्निंग स्किल से बच्चों को काफी हद तक समझ में आता है। हम लोग इस प्रकार का तरीका अपनाते हैं कि अगले हफ्ते मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, इस हफ्ते बच्चों से क्या साथ शेयर कर दो कि अगले हफ्ते ना मैं 4 नंबर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं फलाने बुक में से। प्रिपेयर करके आओ और बच्चों को आदत डालो कि वो पढ़ के आएंगे। पढ़ के आने के बाद में आपका पीरियड होने के पहले
एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, दे विल गो फॉर ग्रुप स्टडी। और पीरियड जैसे हम शुरू करेंगे तो डायरेक्ट कंसेप्ट हम सिखाएंगे ही नहीं, हम उनको ही पूछेंगे आपने क्या पढ़ा, उनको ही पूछेंगे आपको क्या समझा, उनको ही पूछेंगे कि आपको जो कंसेप्ट समझ में नहीं आई, ये क्लास में के बाकी बच्चों से आपने पूछा है, उनसे समझ लेने की कोशिश की है। फिर क्लास में हम अनाउंस करेंगे कि है ऐसी कोई कंसेप्ट जो क्लास में का कोई भी बंदा नहीं समझ में पाया, nobody understood the concept in the class. Okay, let us discuss those concepts, because as nobody is understood, naturally you cannot share among yourself. A teacher work is required. So group study technique, self study technique, अगर बच्चों को आदतें डाली, होता क्या है, बच्चे जो स्कूल से आते हैं ना, ये ट्यूशन क्लास और ट्यूटोरियल्स और ये सब इसमें इतने अकस्टम हो जाते हैं कि जो चीज वो घर में अपने आप कर सकते, उनको सेल्फ स्टडी में समझ में आ सकती, वो चीजें भी नहीं पढ़ते। वो राह देखते कि टीचर क्लास में कब पढ़ाएंगे, ट्यूशन के टीचर क्लास में कब पढ़ाएंगे। वो पढ़ाने के बाद वो घर में पढ़ते हैं। इसका मतलब स्पून फीडिंग की उनको आदत हो गई है। तो नेचुरली ये आदतें बदलने में बहुत समय जाता है। तो ग्रेजुएशन में जो बच्चे आते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में प्रयोग अगर हमने कर लिया, तो सेकंड और थर्ड ईयर का सिलेबस, सेकंड और थर्ड ईयर की कंसेप्ट हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में हमको ये सारी चीजें बच्चों को समझानी पड़ेगी। इसके बाद में हो याचं हाँ ऑनलाईन. प्लीज, हो. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Somebody's Should I mic is continue? on. Yes, sir. Just a minute. I'll mute her. Yes, sir. Please continue. Okay. Then after all this thing, we need to have a psychological confidence building. Many times what happens, कि student is able to do a particular thing, but he doesn't have that confidence. ऐसे रामायण में कथा है, शायद आप सब परिचित होंगे। जब रामेश्वर में राम पूरी वानर सेना लेके आ गए, तो सबको एक अंदेशा था, एक डाउट था कि आगे जो श्रीलंका नाम का आइलैंड दिख रहा है, ये इस आइलैंड पे रावण ने सीता को छुपा के रखा है। लेकिन सबकी राह परामर्श हुआ कि भी चलो पहले तो कोई जाके देख के तो आए कि वाकई में छुपाया है कि नहीं छुपाया है। अगर छुपाया है तो उसको अपील करेंगे कि हम लौटा दो सीता मई माता को, और नहीं मानता तो युद्ध तो है ही। लेकिन पहले जाके कोई तो कंफर्म तो करके आए कि वो वही है कि नहीं। तो सभी वानरों को पूछा जाता है, चलो भाई ये समुद्र के ऊपर से आप छलांग मार सकते हो क्या श्रीलंका तक? तो सभी कहते नहीं, मैं 15 मीटर मार सकता हूँ, 10 मीटर मार सकता हूँ, 5 मीटर मार सकता हूँ। अपनी अपनी क्षमता का सब लोग वहां सबके सामने एक बार उजागर करते भी हमारी क्षमता इतनी है। अब इतना बड़ा समुद्र लांग के कौन जा सकता है? तो हनुमान जो है, हनुमान के अंदर ये शक्ति है, वो समुद्र को लांग के जा सकता है। तो हनुमान जी को पूछा है कि हनुमान जी आप छलांग लगा के समुद्र पे से जाइए और सीता माता का वहां मतलब खोज करिए। तो हनुमान जी कहते नहीं नहीं, मैं तो इतनी इतनी लंबी छलांग मार ही नहीं सकता हूं। ऐसी एक कथा है कि हनुमान जी को श्राप मिला था। क्या था श्राप? कि भाई आपको जब आपके शक्ति का प्रयोग करने की वक्त आएगा, शक्ति का प्रयोग करने की नौबत आएगी, उसी समय आप भूल जाएंगे कि आपके पास ये शक्ति है। फिर उसको उश्राप भी मिला था। क्या मिला था उश्राप? उश्राप मिला था कि कोई वयोवृद्ध अगर आपको आपके शक्ति की याद दिला दे, तो शायद आपको फिर से शक्ति याद आ जाएंगी और वो शक्ति का प्रयोग आप कर सकते। तो वानरों की सेना में इनका सेनापति था, इनका मुखिया था जो जाम्बुवन। ये जाम्बुवन जो था, ये वयोवृद्ध था सब में। तो ये जाम्बुवन ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई। तो हनुमान जी ने कहा हाँ मैं कर सकता हूं, छलांग मार सकता हूं। कुछ श्राप था उनको, किसी ने याद दिलाने के बाद में शक्ति पुनः प्रकट होंगी। हनुमान जी ने छलांग लगाई, सीता माता को अपनी पहचान स्वरूप वो अंगूठी दी और सीता की खोज करी। फिर बाद में आते समय लंका को जलाया और आगे का रामायण आपको पता है। कहने का भाव इसमें यह है कि वो शक्ति हनुमान जी में थी, लेकिन याद नहीं थी।
और इसकी याद दिलाना जो जाम्बुवंत जी ने काम किया, वही काम हम लोगों को टीचर करके करना है। बच्चों में जो शक्ति है, हम ये समझ के चलते कि उनमें शक्ति नहीं है, आकलन शक्ति नहीं है, वो खुद की खुद पढ़ाई कर नहीं सकते। टीचर ने समझाने के पहले वो अपने आप से समझ नहीं सकते। ये हमारा भ्रम है। कोई भी व्यक्ति 70% नॉलेज खुद ग्रहण कर सकता है, ऑब्जर्वेशन से या खुद के वाचन से। 70 से 90% वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, शेयर करके, ग्रुप स्टडी द्वारा समझ सकता है। केवल 5 से 10% नॉलेज का कंपोनेंट ऐसे होता है कि जो ना तो खुद समझ सकता है, ना अपने बैचमेट से डिस्कस करके वो समझ सकता है। मतलब इस चीज के लिए उसे टीचर की जरूरत होती है। नेचुरली उतना पोर्शन छोड़ के 90% पोर्शन तो अपने आप बना सकता है ना। लेकिन टीचर ने ये कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी है कि नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप करके तो देखो। मैं आपको सपोर्ट नहीं दूंगा जब तक आप खुद अपने आप करने की कोशिश ना करोगे। आप कोशिश करो, गिर गए तो मैं हूं, आपको बिल्कुल सपोर्ट देंगे। फॉल बैक नेट बंधा हुआ है। अगर कोई डिफिकल्टी आपको आती तो परीक्षा को हम आपको वैसे जाने नहीं देंगे। परीक्षा के पहले आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। लेकिन पहली कोशिश आप करो। बिना आपके कोशिश हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एज ए टीचर हमको प्रेशर रहता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या कहेगा। पहले क्लास में चले गए, बच्चों करो बच्चों करो, तो शायद हो सकता कहीं कंप्लेंट आ जाए एचओडी की तरफ, प्रिंसिपल की तरफ, कि ये टीचर तो कुछ पढ़ाती नहीं है, ये तो हमसे ही करवाते पूरा। ऐसा भी होता है। लेकिन आप एक मेथोडोलॉजी के साथ, एक पद्धति के ऊपर विश्वास रखो, तो आपको फैसिलिटेट तो करना ही है टीचिंग। लेकिन आप खुद समझा रहे हो, उनको समझ रहा, ये वाला टीचिंग ना करते हुए जो भी टॉपिक टॉपिक आपको समझाना है बच्चों को क्लास में, वो उजागर कर दो, बोर्ड पे लिख दो। उसकी कंसेप्ट के बारे में बच्चों को ही कहो कि वो पढ़ाई शुरू कर दे, उस क्लास में कुछ एक्सपेरिमेंट करे। वो क्लास के पहले उनको 4-5 दिन पहले बता दीजिए कि भाई 4 दिन के बाद फलाना क्लास है, आप पढ़ के आइए। सब बच्चों को वैसे आदत नहीं होती, तो पढ़ के नहीं आते, ये शुरू शुरू में दिक्कतें जाएंगी। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे पढ़ के आते हैं, तो उनको शाबाशी दो, उनको सामने बुलाओ, उनको कहिए कि बोर्ड के ऊपर अभी बाकी बच्चों को समझाओ, आपने क्या समझा है। होता क्या है, 4-5 बच्चे अगर सामने आके समझाते, तो बाकी 55 बच्चों को लगता है कि ये 5 बच्चे अगर समझ सकते खुद होके, तो मैं क्यों नहीं समझ सकता। तो कॉम्पिटिटिव भाव से, स्पर्धात्मक वृत्ति से वो भी कोशिश करता है। और हर एक व्यक्ति को कहो कि भाई अगले पीरियड में आपको 5 मिनट समझानी है कंसेप्ट। ऐसे 3 बच्चों का प्रेजेंटेशन या सेमिनार होने के बाद ही आप पढ़ाना शुरू करो। हर बच्चे को पता है मेरे पे कभी ना कभी ना वो बताएंगी, तो सेल्फ स्टडी की आदत उसकी बनते जाएंगी। इसमें 2 चीज होती है, जो चीज उसने करना वो उसने ही करना चाहिए, उसके बदले टीचर ने करना, तो आदतें खराब हो जाती, स्पून फीडिंग की आदतें हो जाती, बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है, तो खुद के पैरों में जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकता है। जो भी नया सब्जेक्ट आया, माता पिता को कहता है भाई इसकी मेरे को ट्यूशन लगा दो, क्योंकि स्कूल कॉलेज का स्पून फीडिंग उसको एडिक्वेट नहीं होता है। उसको इतनी आदत हो जाती है स्पून फीडिंग की, उसको एडिशनल ट्यूशन क्लास भी चाहिए स्पून फीडिंग का, लेकिन वो डिपेंडेंट हो जाता है। ये डिपेंडेंसी से उसे मुक्ति देनी है, तो सेल्फ स्टडी की आदत उसको सिखाना, ये भी टीचर का कर्तव्य है। तो उनको सेमिनार के लिए उद्युक्त करो। इसको कहता हूं मैं साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उनका स्टेज डेयरिंग बढ़ता है, सामने आके वो जब समझाते हैं तो कंसेप्ट उनकी और क्लियर होती है, और उनको ये लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अगर क्लास के बाकी बच्चे बिना पढ़ाए हुए कुछ टॉपिक पे सेमिनार दे सकते हैं, तो मैं भी दे सकता हूं। इसके लिए क्या जरूरी है, काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट जरूरी है, जो मेरा 8वां पॉइंट है। किस प्रकार का काउंसलिंग है कि चलो भाई 70% नॉलेज सेल्फ स्टडी से आता है, 70 से 90% नॉलेज ग्रुप स्टडी से आता है, और टीचर ने टीचर टॉट लर्निंग जो केवल 10% है, ये पहले बार बार दोहराइए वहां, तो उनके मन में ये रजिस्टर होने दीजिए कि 90% सिलेबस समझने की जिम्मेदारी उनकी ही है, उनसे करवा लीजिए। शुरू के 3-4 महीने तकलीफ जाएंगी, वो मानने से मुकर जाएंगे, वो जाके एचओडी या प्रिंसिपल की तरफ कंप्लेंट करेंगे कि सर तो हमको कुछ भी नहीं पढ़ाते, हमसे ही करवा रहे करके। ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड
कि 70% सेल्फ स्टडी, 20% ग्रुप स्टडी, 10% टीचर टॉट कंटेंट। अगर ये आता है तो इसका काउंसलिंग करना जरूरी है बच्चों का कि थिंग्स आर लाइक दिस। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करना, उसपे जो ब्रिलियंट बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे, उनसे शुरू करिए। वो खुद पढ़ के आएंगे, वो कुछ सेमिनार भी देंगे, उनका देखे देखे कुछ अच्छे बच्चे जो एवरेज में अच्छे हैं उनसे करवाइए। फिर एवरेज में जो साधारण बच्चे हैं या एवरेज के लोअर साइड के यानी कच्चे बच्चे, उनसे करवाइए। आखिरी एकदम कच्चा बच्चा जो है उससे करवाइए। बाकी सब लोग अगर 15 मिनट का कंटेंट प्रिपेयर करके आते हैं तो एवरेज बच्चों से 10 मिनट का कंटेंट करवाइए। और एकदम कच्चा बच्चा है उसको कहिए केवल 5 ही मिनट बोलना है आपको, क्योंकि उसकी क्षमता के हिसाब से अगर हम कंटेंट देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज वो नर्वस हो जाएगा और आपका पीरियड है तो नेक्स्ट पीरियड में आएगा ही नहीं, बोले वो मेरे को सेमिनार के लिए खड़ा करते और मेरे को मुश्किल हो जाती है। तो देखो what points we have considered, different problems which are faced by the student as far as curricular activities are concerned can be addressed fully by a teacher must have background knowledge of the topic, teacher must do the recap of the previous period, teacher must be able to differentiate between slow learner and fast learner and give them differential treatment. Teacher must have a group of tutorials, preferably divided into the good student in one group, moderate in second group, weak student in third group. ये मैंने डिवीजन जो कह रहा हूं ना, ये सिखाने के हिसाब से है। अगर बच्चों से करवाने के हिसाब से अगर है तो मैं तो चाहूंगा एक 5 लोगों का ग्रुप करिए जिसमें एक बच्चा ब्रिलियंट हो, एक बच्चा एवरेज हो, 3 बच्चे कच्चे हो। क्योंकि अगर वो ग्रुप स्टडी के हिसाब से ग्रुप बनाने हैं तो इस प्रकार का मिक्स बनाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ा रहे हो उनको पढ़ना है तो एक क्षमता के बच्चे एक बैच में आना चाहिए, तो आपके पढ़ाने का स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों को टीचर अगर पढ़ा रहा है तो सेम कैलिबर के बच्चे एक ग्रुप में होना ज्यादा अच्छा होता है। बच्चों को अगर ग्रुप स्टडी करना है तो उसमें 3 कच्चे बच्चों के साथ एक एवरेज भी होना जो उनको समझा सकता है और एक ब्रिलियंट भी बच्चा वहां होना जो किसी को कुछ नहीं समझा तो वो समझा सकता है। देन ओनली द ग्रुप कैन गेट एनरिच। तो ग्रुप बनाने के तरीके ग्रुप स्टडी के हिसाब से अलग जहां मिक्स ग्रुप होगा, और टीचर टॉट स्टडी के हिसाब से अलग जहां क्लासिफाइड ग्रुप होगा। उसके बाद सेल्फ लर्निंग और ग्रुप स्टडी का महत्व उनको समझाना है, काउंसिल करना है और ये उनसे करवा लेना है। क्योंकि वो तो शुरू में मानेंगे नहीं, सर आपने पढ़ाया नहीं तो हम कैसे समझेंगे, आपने पढ़ा नहीं तो हमको कैसे समझेगा, ये टीचर तो हमको पढ़ाती नहीं है, घर से पढ़ के आओ बोलते। मतलब दे विल हैव अ कंप्लेंट वाला उनका मोड रहेगा, तकरार करने के हिसाब से उनकी मानसिकता रहेगी। उनमें साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कराइए, उनको सामने आके सेमिनार देने के लिए उद्युक्त कराइए, हौसला बढ़ाइए उनका, तो उनको पढ़ाई में रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेमेंडस बढ़ेगा। जब उनको पता चलता है कि नया टॉपिक जो टीचर ने एक भी बार क्लास में नहीं पढ़ा है, मैं खुद होके घर पढ़ रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जबरदस्त उनका बढ़ेगा और पढ़ाई भी ज्यादा मीनिंगफुल होगी। चलिए करिकुलर एक्टिविटी के बाद हम दूसरे एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, स्टूडेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब डिफरेंस क्या होता है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर? को करिकुलर क्या होता है, जो करिकुलम में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है बट करिकुलम से रिलेटेड है। हो सकता है एडवांस टॉपिक्स होंगे, हो सकता है उसी टॉपिक का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, उसी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये करिकुलम से रिलेटेड चीज होती है, लेकिन इसकी एग्जाम नहीं होती, ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछते, ये बच्चों को एडिशनल लर्निंग के लिए हम देते हैं। प्रोजेक्ट्स करते हैं बच्चे, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं बच्चे, पेपर प्रेजेंट करते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में। ये एक्सटेंशन ऑफ करिकुलम है जिसकी कोई परीक्षा नहीं होती, जो सिलेबस में अंतर्भूत नहीं होता है बट सिलेबस से ही रिलेटेड होता है। अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, है ना? ये होता है को करिकुलर। और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, जो सिलेबस से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है लेकिन बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उनको पढ़ाई का मजा आए, एंटरटेनमिंग लगे, उनको कॉलेज में जाने को इंटरेस्ट आए, कॉलेज लाइफ उनका मेमोरेबल बने। मतलब ये सारी प्रक्रिया
ये आनंददायी हो, इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कल्चरल सारे आइटम आएँगे, सिंगिंग आएगा, डांसिंग आएगा, मिमिक्री आएगा, वन एक्ट प्ले आएगा, है ना? ये सारी चीज़ें आएँगी। लिटरेरी सारी एक्टिविटी आएँगी, जिसमें कॉलेज का मैगज़ीन हो, उसके अंदर आर्टिकल लिखना है, इसमें पज़ल सॉल्व करना है, क्विज़ेस सॉल्व करना है, डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, इसमें पब्लिक स्पीकिंग में पार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आएँगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स भी आएँगे। सारे प्रकार के स्पोर्ट्स, कल्चरल और लिटरल एक्टिविटी, ये सारी इसमें आ जाती है। ये सारी एक्टिविटी क्या होती है? को करिकुलर एक्टिविटी से अलग होती है। को करिकुलर ये करिकुलर का एक्सटेंशन है, लेकिन ये एक्टिविटी ये करिकुलम के टोटली बाहर की है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स की चर्चा करते हैं। ओवरलैप ऑफ शेड्यूल विद करिकुलर एक्टिविटीज। बहुत बार क्या होता है, हम लोग करिकुलम पे इतना एम्फेसिस करते हैं, बच्चा कहता है मुझे वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट होना है कॉलेज के, तो हो ये सिलेक्ट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसका ट्रायल है, मुझे जाना है वहां, लेकिन अटेंडेंस 75% जरूरी है। अगर अटेंडेंस के डर से वो अगर स्पोर्ट्स के लिए जाता ही नहीं है, सिलेक्शन ट्रायल को खेलता ही नहीं है, तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। तो हमने उसको एनकरेज करना है। वो कहीं इधर उधर गपशप तो नहीं कर रहा है, इधर उधर समय नहीं गमा रहा है, वो चाय के टपरी के ऊपर, पान की टकरी टपरी के ऊपर समय नहीं गमा रहा है, कहीं गलत आदतों में समय नहीं गमा रहा है, वो कॉलेज को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो हमारे हिसाब से डिजायरेबल चीज़ है ना, तो उसको कहेंगे कि आप चले जाइए, हम आपको अटेंडेंस दे देंगे, चिंता मत करिए। वो जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, अगर मान लो आपको घर में बाद में समझ में नहीं आया है, तो पर्सनली आप मेरे टेबल पे आ सकते हैं, मेरे केबिन में आ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल डिफिकल्टी सॉल्व करके दूंगा। लेकिन ये स्पोर्ट्स में पार्ट लेने की जो अपॉर्चुनिटी है, उसे ना गमाइए, उसमें जाइए। दिस इज द वे वी एनकरेज। बहुत टीचर ऐसे होते हैं, वो डिस्करेजिंग मोड में आते हैं, या मेरा पीरियड बंक करके स्पोर्ट्स में जा रहा, खेलकूद में ज्यादा मजा आ रही है क्या, पढ़ने आया क्या खेलने आया? मतलब इस प्रकार की चर्चा होती है कि जैसे कि खेलकूद जो है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लगता ही नहीं है। तो इस प्रकार की मानसिकता से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो जब एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का ओवरलैप होता है, तो बच्चों को कभी-कभार अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए एनकरेज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे साल भर एकेडमिक्स के जगह उसने एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि भई ये सब बैलेंस होना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामींनी म्हटलेलं आहे, की प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. सब कुछ प्रोपोर्शन में होना चाहिए। पढ़ाई भी होनी चाहिए, को-करिकुलर भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर कल्चरल स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। नहीं तो ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम? टाइम टेबल के हिसाब से सारे सब्जेक्ट उसको अगर पढ़ाएँ, उससे थोड़ी ना उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होंगी। तो उसको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। बच्चे जनरली इसमें डिफ़िकल्टी उनको महसूस होती है कि भई पढ़ाई के साथ-साथ अगर मेरा स्पोर्ट्स कल्चरल है, मेरी ड्रामा की प्रैक्टिस है, मेरी ओरेटरी की प्रैक्टिस है, मुझे डिबेट में पार्ट लेना है, प्रैक्टिस का राउंड रखा है, लेकिन मेरे पीरियड यहाँ जा रहे हैं। थोड़ा उसको सपोर्ट देना चाहिए, पीरियड का अटेंडेंस देना चाहिए, पीरियड में उसने जो पढ़ना, जो मिस किया, उसमें उसको घर में अगर अड़चन आती है, तो डिफ़िकल्टी सेशन करके उसको एडिशनल अलग से पढ़ाना भी चाहिए। ये तो हमारा सपोर्ट ज़रूरी है, नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा बच्चा? ड्यू रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट इज़ मस्ट। जैसे कि यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्पोर्ट्स, कल्चरल इस सब्जेक्ट के पार्टिसिपेशन में एडिशनल मार्क्स दिए जो मार्क लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 20-30 साल पहले ये नहीं था, लेकिन अभी वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो ड्यू रिकॉग्निशन देना ज़रूरी है, क्रेडिट देना ज़रूरी है। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि क्लास में कोई बच्चा है, मान लो कॉलेज में किसी गेम में कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फुटबॉल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होता क्या है, कॉलेज में 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं, और 2,500-3 हज़ार बच्चों में से वो पहले 5 में आ रहा है, पहले 10 में आ रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्लास में उसको खड़ा करके हम बता सकते हैं कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग अवर कॉलेज इन फुटबॉल। ये 2,500 बच्चों में से पहले 10 में आया हुआ बच्चा है फुटबॉल में। इस प्रकार का थोड़ा उसको शाबाशी देना, पैटिंग करना, रिकॉग्निशन देना, क्रेडिट देना, इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है, बच्चे एनकरेज होते हैं, और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनकरेजमेंट फ्रॉम द टीचर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हाउएवर, प्रायोरिटीज़ एंड टाइम मैनेजमेंट शुड बी टॉट टू देम। अब परीक्षा का समय आया है, प्रिपरेशन लीव चल रही है, और बच्चे का मन खेल-कूद में है या कल्चरल में है, तो उसे कहो नहीं, ये सही नहीं है। अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई का वक़्त है, एग्ज़ाम का वक़्त है, वर्क व्हाइल वर्क एंड प्ले व्हाइल प्ले। तो ये
प्रिपरेशन लीव में एग्जाम के समय में आपको फोकस करना है एकेडमिक्स के ऊपर, और सेमिस्टर की शुरुआत है जहाँ पढ़ाई अभी जोर शोर से शुरू नहीं हुई है, तब वो खेल कूद करता है तो एनकरेज करना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, उनको जो चीज मन को अच्छी लगती है ना, उसमें वो एडिक्शन जैसा घुस जाते हैं। अगर खेल-कूद को एनकरेज किया ना आपने, तो हर साल हर बार खेल-कूद ही करेंगे, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि उनको ये सीमा रेखा पता नहीं चलती कि वो प्रोपोर्शन में कैसे करना है, ये प्रमाण में कैसे खेलना है और प्रमाण में कैसे पढ़ाई करना है। वो डिस्प्रोपोर्शनेट खेल-कूद में समय गँवाते हैं। फिर उसमें से कुछ लड़के बैकलॉग लेके आ जाते हैं। फिर माता-पिता कहते हैं, "आपको तो मिसगाइड कर रहे हैं कॉलेज के टीचर। आपसे पढ़ाई करवाना चाहिए, तो आपको तो खेल-कूद के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और देखिए 2 सब्जेक्ट में बैक आ गए।" तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसलिए बच्चों को प्रायोरिटी किस चीज़ की है समझाना ज़रूरी है। कि भई ये समय कौन-सा है? ये परीक्षा का समय तो प्रायोरिटी पढ़ाई रहेंगी। इसके अलावा उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाना भी ज़रूरी है। दिन के तो 24 ही घंटे होते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, लड़के देखे हैं कि पढ़ाई में भी अव्वल होते हैं वो और खेल-कूद में भी अव्वल होते हैं। समय तो 24 ही घंटे का है। वो क्या करते हैं, वो समय का प्रबंधन अच्छा करते हैं, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मिनट टू मिनट खुद का प्लानिंग करता है। चकल्लस में ज़्यादा समय गँवाते नहीं हैं। तो उनको टाइम मैनेजमेंट में अगर हम मदद करते हैं, प्रायोरिटीज़ क्या रखना, कब रखना इसकी मदद करते हैं, तो पढ़ाई और ये बाकी चीज़ें दोनों अचीव कर सकते हैं। हालाँकि ये दोनों अचीव करना ज़रूरी है। हालाँकि ये दोनों अचीव करेंगे तो ही उनकी पर्सनैलिटी बेस्ट होंगी और ये हमारा दायित्व है कि बच्चों की पर्सनैलिटी बेस्ट होना चाहिए। प्रोफेशनल डेली रूटीन, हम लोग तो एक्चुअली सबको एडवाइस करते हैं कि एवरी स्टूडेंट मस्ट राइट ए डायरी। अगर वो डायरी लिखता है तो रात को सोते समय 5 मिनट डायरी लिखना जरूरी है। हाउ वॉज माई डे, कल रात को सोते समय मैंने जो सोचा था कि आज के दिन में ये चीजें करूंगा मैं, उसमें से कितनी चीजें हुई है, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या मेरा प्लानिंग गलत था, क्या इम्प्लीमेंटेशन गलत था, क्या एक्सटर्नल पैरामीटर आ गए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बाहर गांव से मेरा दोस्त आ गया और मैंने जो कल का प्लानिंग किया पूरा चौपट हो गया, फिर 2 घंटे सवेरे पढ़ाई करूंगा, शाम को 1 घंटा करूंगा, और वो दोस्त आया उसी के साथ पूरा दिन का चला गया मेरा। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। घर में कोई बीमार हो गया, दादा दादी नाना नानी, और उनकी सेवा में उनके अटेंडेंस में समय ज्यादा चला गया, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अगर ये प्लानिंग का पार्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजें कल रात को मैंने क्यों नहीं सोची। कल रात को अगर मुझे पता है कि घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, तो उसको 1 या 2 घंटा मुझे सेवा में देने हैं, तो मेरे प्लानिंग का पार्ट बन जाएगा। 1 या 2 घंटे मैं स्पेयर करूँगा उसके लिए और बचे समय में मेरी पढ़ाई और खेल-कूद में प्लान करूँगा। बहुत बार होता है ना कि कल रात सोते समय हमने प्लानिंग किया, तब पता ही नहीं है कोई बीमार है या ऐसा। सडनली सवेरे हो गया, कोई बीमार हो गया, तो अचानक आने आई वाली चीज़ तो करनी पड़ेगी ना अचानक। जो इम्पोर्टेंट है वो तो करनी पड़ेगी चीज़। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो कल रात को मैंने जो सोचा वो आज दिन में क्यों नहीं हुआ? इसके क्या-क्या कारण हैं? क्या मेरा प्लानिंग गलत था? क्या इम्प्लीमेंटेशन के समय मुझे आलस आया या याद नहीं रहा? इम्प्लीमेंटेशन गलत था? क्या एक्सटर्नल फैक्टर आया? एक्सटर्नल फैक्टर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, वो तो 11th आवर पे आता है, इसी तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं ना। जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको तो हम डिस्काउंटिंग करेंगे, प्लानिंग में उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अननोन एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कुछ एक 10% 15% समय का बफर रखना चाहिए, कुशन। 1-2 घंटे स्पेयर रखना चाहिए कि भाई जो मैंने प्लान नहीं किया वो अगर चीज आ गई तो करने के लिए बचे समय को प्लान करना है। फिर प्लान के हिसाब से मैंने अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो नेचुरली आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है कि मैं सोचता हूँ कल रात को एक चीज़ करना है मुझे और मैं खुद ही नहीं करता हूँ आज उसको, ऐसे से कैसे होगा? मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट की ज़िम्मा भी मेरा ही है। तो कहाँ प्लानिंग में कहीं गलत हुआ है क्या? जहाँ 2 घंटे लगते मैंने प्लान करते समय 1 ही घंटा उसको दिया, तो प्लानिंग की एरर हो गई है। कहाँ इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ होगी क्या? मैंने आलस किया या मेरा मूड नहीं था या मैंने प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया, तो ये इम्प्लीमेंटेशन की गलती हो गई। या तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर कोई हो। तो आज रात को सोते समय हमने पूरा ब्यौरा लेना चाहिए कि आज दिन भर में क्या हुआ, उसमें से कल रात को सोते समय जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या करेक्टिव एक्शन हम कल के लिए ले सकते हैं, टुमारो के लिए ले सकते हैं। तो कल का प्लानिंग, टुमारोज प्लानिंग वी हैव टू वंस अगेन रीसेट बेस्ड ऑन टुडेज एक्सपीरियंस। कल प्लान करो, वो लिख लो डायरी में। 5 लाइन डायरी में बच्चे ने लिखना चाहिए कि कल मैंने जो सोचा था उसमें से क्या-क्या आज मैं कर पाया।
सो हाउ वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ द डे, और 5 लाइन उसने डायरी में ऐसी लिखनी चाहिए, व्हाट आई इंटेंड टू डू टुमारो। तो ये 8 से 10 लाइन रात को सोते समय लिखना 5 मिनट में, ये संभव है। लेकिन बच्चे नहीं लिखेंगे, उनको 4 बार बोलना पड़ेगा। हैव अ प्रोफेशनल हैबिट ऑफ डेली रूटीन। आप लिखो, प्लान करो, आपकी जिंदगी है, आप ऐसे ही जाने दोगे तो ऐसे ही चले जाएंगी। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 15 साल, 20 साल, और उम्र के 70वें साल में आ जाएंगे पड़ाव पे, और पता चला आई शुड हैव डन लाइक दिस। ये बाद में पछताने से क्या होगा? जब भविष्य आ रहा है सामने, वर्तमान और भविष्य आपके हाथ में है। वो भूतकाल में चला जाने के बाद पछताने से फायदा नहीं है। तो वर्तमान और भविष्य, भूतकाल में जाने के पहले कंट्रोल करना जरूरी है, मॉनिटर करना जरूरी है। सो प्रोफेशनल डेली रूटीन इज टू बी मॉनिटर्ड थ्रू डायरी। काउंसलिंग फॉर करियर प्लानिंग, भाई करियर में क्या करना चाहिए? बहुत कुछ खेलकूद किया, तो ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे ने, क्या मेरा खेलकूद में करियर बनने वाला है क्या? अगर बनने वाला है तो आई शुड फोकस। लेकिन अगर नहीं बनने वाला, तो मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ही हो गया वो। तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे ही महत्व देना चाहिए, उसको मेन करियर की स्ट्रीम करके महत्व नहीं देना चाहिए। नाटक में काम करना मुझे अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, करिए ना, मनोरंजन के लिए करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका करियर बनेगा क्या, ये एक्चुअली असेस करना जरूरी है। उसका अगर करियर बन सकता और आपकी बनाने की इच्छा है और क्षमता है, तो उसका अच्छी तरह से प्लानिंग करके उसके ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स डालना जरूरी है। आप जो भी करियर करना चाहते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ आवर्स डालना जरूरी है। काफी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहते हैं। एमबीए में क्या होता है, अचानक कंपनीज कहती है कि हमें स्मार्ट बच्चे चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है। सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा कम रहा तो चलेगा, लेकिन वो ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकता है, ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है। हमें इन्फ्लुएंसिंग यानी प्रभावी व्यक्तिमत्व चाहिए। अब होता क्या है, व्यक्तिमत्व प्रभावी से एक दिन में नहीं होता है। वो बच्चा 10 चीजों में जब पार्टिसिपेट करेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, कल्चरल में करेगा, डिबेट में करेगा, क्विज में करेगा, इंटरेक्शन में करेगा, क्लास में हाथ ऊपर करके बार बार इनिशिएटिव लेगा, तभी तो उसका इंटरपर्सनल स्किल बढ़ेगा ना। तो ये सारी चीजें उसने प्लान करना जरूरी है कि चलो भाई मेरे को ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना है और मैनेजमेंट में करियर करना है, या मुझे स्पोर्ट्स में करना है, या मुझे पॉलिटिक्स में करना है, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यूपीएससी में जाना है, ये सारी चीजें में लोगों पे प्रभाव डालना इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचुरली आपका इंटरपर्सनल स्किल हाई लेवल का होना। अगर आपको आईटी सेक्टर में काम करना है, या फाइनेंस में काम करना है, या ऐसी चीज में काम करना है जहां आप अकेले काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से कोई संबंध नहीं, आप आपका कंप्यूटर, आप अकेले काम करो, और उसमें अगर आप एक्सेल करते हो तो बढ़िया करियर बनेगा, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुख करियर, इंट्रोवर्ट करियर। तो आपने पर्सनैलिटी को एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाया तो चलेगा, क्योंकि आप करियर इंट्रोवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट करियर की चर्चा कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या अपेक्षा कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट बनाना जरूरी है। और यही है 3-4 साल ग्रेजुएशन के। और इसका कोई पीरियड नहीं होता है, किसी कॉलेज में इंटरपर्सनल स्किल का पीरियड नहीं होता है, किसी कॉलेज में पर्सनैलिटी बहिर्मुख बनाने के लिए, प्रयास करने के लिए मॉनिटर्ड पीरियड नहीं होता है। प्लेटफॉर्म्स तो अनेक होते हैं, बट बच्चों को खुद होके वो प्लेटफॉर्म का लाभ लेना पड़ता है। अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त हर कॉलेज में होता है। हर कॉलेज में 1,500-2,000 बच्चे होते हैं। उसमें से 2-3 बच्चों को मौका मिलता है प्रोग्राम का कंपेयरिंग करने का, चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन करने का, वोट ऑफ थैंक देने का। ये मौका कहीं न कहीं, कभी न कभी बच्चे ने हासिल करना चाहिए। ऐसे अलग-अलग ऑकेजन में ये चीज़ को कैलामिटी ना समझते हुए, ऐसी चीज को अपॉर्चुनिटी अगर बच्चा समझता है, तो उसका इंटरपर्सनल स्किल बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों को करियर प्लानिंग के लिए अच्छी तरह से काउंसलिंग करना जरूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट के लिए उनके एफर्ट्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए। बहुत बार बच्चे सोचते कि बी मतलब ग्रेजुएशन के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई, आप वो जो करने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार तो करो। ये तैयार तो ग्रेजुएशन के समय 3-4 साल में ही करना है आपको। और इसका कॉलेज की तरफ से कोई टाइम टेबल नहीं लगेगा, कॉलेज की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं रहेगा। कॉलेज तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। कॉलेज की वॉलीबॉल की टीम होंगी, फुटबॉल की टीम होंगी, कल्चरल की टीम होंगी, सिंगिंग का ऑर्केस्ट्रा होगा। वहाँ जाना है, पार्टिसिपेट करना है, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव लेवल पे अपनी क्षमता बता के वहाँ सहभाग लेना है। ये तो बच्चे को ही करना पड़ेगा ना, कॉलेज तो प्लेटफॉर्म देगा।
कॉलेज ये थोड़ी ना इंश्योर करता है कि कॉलेज के 2000 बच्चे तो 2000 बच्चों को ड्रामा आना चाहिए या 2000 बच्चों को सिंगिंग आना चाहिए और 2000 में से हर एक बच्चे को ओरेटरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये तो प्लेटफॉर्म जनरल देते हैं, बच्चों को लाभ उठाना होता है। तो वो बच्चा एफर्ट ले रहा कि नहीं एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट के लिए, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या किसी और की नौकरी एम्प्लॉयमेंट हो, वो खुद अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है कि नहीं, ये देखना टीचर का कर्तव्य है। प्रयास तो बच्चे को करना है, टीचर उसमें हार्डली कुछ रोल कर सकता है, लेकिन मॉनिटर कर सकता है। इनकलकेटिंग परसिवरेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कई बच्चे मैंने देखे हैं, कंपटीशन जैसे टफ बनते जाती है ना, वो छोड़ देता है, बोले मेरे से नहीं बनने वाला। मतलब वो जिद करके, दृढ़ निश्चय करके उस चीज के पीछे नहीं लगते, उनकी जिद कम पड़ती है। अगर जिद कम रही तो जिंदगी भर में प्रोफेशनल सक्सेस मिलाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दरमियान उनको हमको परसीवरेंस, जिसको जिद करना एक चीज के पीछे, और कॉम्पिटिटिवनेस, स्पर्धात्मक भाव और क्षमता उनकी बढ़ाना है। उनका स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बढ़ाना है। इसका कोई पीरियड नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, टाइम टेबल नहीं होता, परीक्षा नहीं होती, लेकिन ये सारे गुण बच्चों में आना जरूरी है। अगर ऐसा है तो इसमें टीचर को कुछ ना कुछ तो रोल निभाना पड़ेगा। टीचर अपने आप को सीमित नहीं रख सकता है। मैं यहाँ फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते फिजिक्स में, हो गया। फिजिक्स तक आपका रोल सीमित नहीं है। फिजिक्स तो आपको एक्टिवली क्लास में पढ़ाना है, लेकिन बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इस प्रकार से फैसिलिटेशन करना, उद्युक्त करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये जरूरी है। मॉनिटर करना जरूरी है। पीरियड वाइज हफ्ते में 16 पीरियड, 18 पीरियड, 20 पीरियड जो भी लोड है, उसके हिसाब से आप फिजिक्स पढ़ाओ। आप फिजिक्स के टीचर है, यू आर एम्प्लॉयड फॉर दैट, वो तो करना ही है। लेकिन 40 पीरियड होते हैं वीक में, 40 क्लॉक आवर हम बिताते हैं वीक में। 18 से 20 क्लॉक आवर हमने मान लो पीरियड ले लिए, बचे 18 से 20 क्लॉक आवर हमें काउंसिल करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, बच्चों को उनसे करवा लेना है, उनको तैयार करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से करिकुलर एक्टिविटी में टीचर जितना अपना रोल निभाते हैं, उसके 5% रोल भी निभाते नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर के लिए। ये हमारी व्यथा है। अगर हर टीचर किसी भी सब्जेक्ट का हो, स्पेशलाइज हो, बच्चों के काउंसलिंग में अगर उन्हें ध्यान दिया, बच्चों में अच्छे गुणों का निर्माण हो ऐसा ध्यान दिया, जैसे परसिवरेंस, जिद, ये अच्छा गुण है। स्पर्धात्मक भाव अच्छा गुण है। खिलाड़ी वृत्ति, ये अच्छा गुण है। अच्छी तरह से बोलना, प्रभावी रीत्या अपना कम्युनिकेशन करना, संवाद कौशल्य, ये गुण है। ये सारे गुण बच्चों में आने के लिए टीचर ने अपने आप का कोई ना कोई तो रोल ढूंढना चाहिए। तो चलिए हम स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड विद को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या क्या प्रॉब्लम हमने स्टूडेंट के देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट के हमने देखे, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम उनका होता है ओवरलैप ऑफ शेड्यूल विद करिकुलर एक्टिविटी, वो सॉर्ट आउट करना है, उनको परमिशन देना है अटेंड करने के लिए, उस पीरियड में जो मिस करेंगे वो हम बाद में समझा देना है, उनकी पैटिंग करना है, शाबाशी देना है, ड्यू क्रेडिट देना है, उनको एनकरेज करना है हर चीज के लिए, उनको प्रायोरिटी कैसे रखना समझाना है, उनको समय का प्रबंधन सिखाना है, टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, डायरी कैसे लिखना, प्रोफेशनल डेली रूटीन कैसे करना ये सिखाना है, करियर प्लानिंग के बारे में सजग करना है उनको, और उनकी मानसिकता और क्षमता देख के अच्छे करियर की तरफ उनको गाइड करना है, उनका काउंसलिंग करना है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, इस प्रकार के सारे गुण उनमें आए, इस प्रकार से उनको उद्युक्त करना है। देखिए, सारे गुण एक टीचर तो ला नहीं सकता है। टीचर स्वयं वो गुण टीचर में होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि भाई पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, बोलना है टीचर ने, स्टूडेंट को बताना है भाई पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए। ऐसा बोलने के लिए टीचर खुद अच्छा पब्लिक स्पीकर हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुण बच्चों में आने के लिए टीचर ने प्रयास नहीं करने चाहिए। जैसे माता पिता होते हैं ना, उनका थोड़ी ना मैथमेटिक्स अच्छा होता है, लेकिन बच्चे को तो बोलते हैं ना वो मैथ्स में 12वीं में अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। उनका खुद का मैथमेटिक्स अगर है तो खुद उसकी डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं है तो ये तो नहीं कहेंगे भाई बच्चा मेरे को मैथ्स नहीं आता तो तेरे को भी नहीं आना चाहिए। उसका सब तरफ से ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट के कुछ अलग प्रकार के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं स्टूडेंट के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने कहा कि
करिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, को करिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टूडेंट के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ मैनेजमेंट। काफी स्टूडेंट अपनी मेंटल हेल्थ और बहुत बार फिजिकल फिटनेस भी संभाल नहीं पाते। एग्जाम का समय आया, बुखार आने लगता है, वो बहुत वीक हो जाता है। पढ़ाई ज्यादा घंटे करनी है तो उनकी क्षमता नहीं है उतने पढ़ाई करने की। इस प्रकार से उनको तकलीफ होती है। शुरू में बच्चे जब आते हैं कॉलेज में तो काफी बार उनको होम सिकनेस होता है, घर की याद आती है। तो टीचर ने 2-4 शब्द उनके साथ अगर बोल दिए, चलो भाई तुम्हारे घर में कौन-कौन है? माता-पिता है, भाई-बहन है, पिता कहाँ काम करते हैं, नौकरी कहाँ करते हैं, माताजी काम कर रही हैं, कहीं और कर रही। भाई-बहन है वो कौन-सी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कैसे है, दादा-दादी, नाना-नानी है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको समझाना, अगर बात करते हैं उनसे ये सारी चीज़ें, तो उनका थोड़ा-सा होम सिकनेस हट जाता है। होम सिकनेस भी बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है। Adjusting in hostel life is another problem. Many students are not able to adjust in the hostel life. उनको अकेलापन महसूस होता है। कभी-कभार ज़्यादा काम का बोझ आता है, जैसे कि अपने कपड़े अपने धोना है, अपने शूज़ को पॉलिश खुद करना है। ये सारे काम घर में सपोर्ट सिस्टम होती है, तो काफ़ी लोगों को आदत नहीं होती है हॉस्टल में सारी चीज़ें करने की। बहुत बार हॉस्टल का खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। कभी-कभार सीनियर स्टूडेंट जो है, उनको तकलीफ देते हैं। तो हॉस्टल लाइफ़ के कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं। इसके बारे में कोई टीचर, सब्जेक्ट टीचर चर्चा नहीं करते, तो उनको सब्जेक्ट टीचर अपने लगते ही नहीं है। उनको सब्जेक्ट टीचर अपने नहीं लगते। देन गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स। ये दौर ऐसा होता है जो टीनेजर बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में आते हैं, तो बहुत ससेप्टेबल होते हैं बैड हैबिट के लिए। किसी को बच्चे होते हैं, कुछ नहीं होता करके देख, चख के देख, हमने देखा है मज़ा आती है। तो कोई सिगरेट का उसको एडिक्शन लग जाता है, कभी पान, तम्बाकू, खर्रा का एडिक्शन लग जाता है, कभी शराब का एडिक्शन लग जाता है। आपका दौर ऐसा है कि कभी ड्रग्स है और बाकी सारी नशे की चीज़ें, उनका एडिक्शन लग जाता है। तो एडिक्शन ये बहुत लगता है, ये उम्र भी वैसे है, तो उनको इसका इम्पोर्टेंस ये सारी चीज़ें समझा के ये चीज़ उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे उनको हटाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी समय में ये एक 1 मिनट में जस्ट मोमेंट। हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सम स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर अर्जेंट साइन। तो ये सारी चीज़ें हमको करना है, बैड हैबिट से उनको थोड़ा-सा बच के रहने के लिए प्रवृत्त करना है, कुछ गाइडेंस देना है। इसके साथ इनके इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है और ये चक्कर में वन साइडेड लव भी हो जाता है। इन चक्कर में पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। कॉलेज में तो डेली आते हैं, क्योंकि कॉलेज में उनको आना है, अपने जो भी दोस्त है या जिसको वो चाहते हैं, वो बॉय या गर्ल को देखना है, उनके साथ समय बिताना है। तो कॉलेज में तो डेली आते, लेकिन पीरियड नहीं करते। पीरियड करेंगे तो भी उनका पीरियड में ध्यान नहीं होता है। और ये सारी चीज़ बच्चा 1-2 सब्जेक्ट फेल होने के बाद ही पेरेंट्स को पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन टीचर तो कॉलेज में ही है ना, तो ये सारी चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये स्वाभाविक है, उस इस उम्र में ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है। इसका बैलेंस कैसे रखना, ये बच्चों को समझाना ज़रूरी है। बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो हम लॉजिकल एंड में लेके नहीं जा सकते, उसमें ज़्यादा समय नहीं बिताना है, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करना है। कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन स्पोर्ट्स का भी होता है। एक नशा जैसे आ जाती है बच्चों को, वॉलीबॉल खेल रहा है तो वॉलीबॉल ही खेल रहा है, दिन भर वॉलीबॉल ही खेल रहा है। तो अल्टीमेटली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इतना ज़्यादा वो मशगूल हो जाते हैं कि उनके बैलेंसिंग नहीं रहता है, उनको पढ़ाई भी तो करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन किसे कहेंगे हम लोग? कि जो जिस चीज़ में जितना समय देना चाहिए, उससे अलग समय अगर बच्चे दे रहे हैं, ज़्यादा का डिस्प्रोपोर्शनेट समय दे रहे हैं, तो इसे हम डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। डिफोकसिंग फॉर करियर गोल। करियर गोल उनका, जैसे मान लो हमने काउंसलिंग कर लिया, फर्स्ट ईयर में पता चला उनको यूपीएससी देनी है।
अब यूपीएससी में क्या होता है, बच्चों को सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री होता है, सब साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है। अब ये सारी चीज़ें मान लो उनको बीएससी कर रहा है वो मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें उनके सिलेबस में तो है नहीं, उनको एक्स्ट्रा पढ़नी है। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए शुरू-शुरू में तो बहुत करते हैं, आरंभ शुरू होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फलाना-ठिकाना बुक लेके घर आते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा और धीरे-धीरे क्या हो जाता है, वो उनको उनका मन नहीं लगता है। क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे ये आईएएस होना वगैरह उनका गोल नहीं है मान लो, तो नेचुरली वो बोलते हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं, फालतू समय बिता रहे हैं, फलाना-ठिकाना मतलब दे डिस्करेज हिम फ्रॉम दैट। धीरे-धीरे क्या होता है बच्चा करियर गोल से डिफोकस हो जाता है और बाद में अपने करियर गोल को अबंडन कर देता है। मुझे बनना है लेकिन भई ये ग्रेजुएशन होते समय तो पॉसिबल नहीं है, आईएएस की पढ़ाई करना, यूपीएससी करना। ऐसा करते ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद बढ़िया 2-3 साल पढ़ाई करते। हो क्या गया? जो सारी चीज़ें ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो कर सकता है, अलोंग विथ ग्रेजुएशन कर सकता है, वो उसने कर दी पोस्टपोन ग्रेजुएशन के बाद और ग्रेजुएशन के बाद उसको यूपीएससी एग्ज़ाम पास होने में विनाकारण 3 से 5 साल लगेंगे। कि अगर ग्रेजुएशन के दरमियान थोड़ी पढ़ाई कर लेता है वो, तो ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल में यूपीएससी एग्ज़ाम पास हो सकता है वो। लेकिन वो डिफ़ोकस हो जाता है करियर गोल से, उसको पोस्टपोन कर देता है, हटा देता है। बहुत बार अपने साथ बच्चे जो बैठे हैं, उनकी तरफ देख के वो करियर गोल रखता है, नहीं तो नहीं रखता है। कहते बाकी लोग तो नहीं रख रहे, किसी को यूपीएससी नहीं देना है, आईएएस नहीं होना है, फिर मैं कहाँ बनूँ अकेला? बाकी बच्चे कहते उसे, "तू पागल हो गया क्या? तेरी औकात है क्या आईएएस बनने की?" डिस्करेज करते, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे ना, तो इसको भी नहीं करने देते। तो इसमें टीचर ने डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। कुछ लोगों की क्षमता हो सकती है यूपीएससी देने की, सभी की नहीं होती है। तो कुछ लोगों को तो पढ़ाई करनी है ना। अगर वो सभी के साथ अपना बर्ताव करेंगे तो क्या होगा सबके साथ अपना भी टॉप करियर कच्चा कर लेंगे। इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत बार कम पड़ता है। बार-बार टीचर जब उसको पिन करते हैं ना, टीचर मोटिवेट करते हैं, तो सजग हो जाता है बच्चा, इमीडिएटली काम करना शुरू करता है। 8-15 दिन हो गए टीचर से बात नहीं हुई, तो फिर से उसका मोटिवेशन कम हो जाता है। स्वयं प्रेरणा आनी चाहिए, अंदर से उसको मोटिवेट होना चाहिए, इतना आपने उसको जागरूक करना चाहिए। उसको इसके लिए इतना पैशनेट करना चाहिए आपने कि नहीं, नहीं ये तो करियर मुझे करना ही है, मैं करूँगा, मैं करके ही दिखाऊँगा। और जीत के उसको उदाहरण देने चाहिए इतिहास के, बाकी इधर के, उधर के कि देखिए क्या उम्र है आपकी? 18 साल, 19 साल, 20 साल। कहते कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, टीनेजर है। नहीं, नहीं, उसको उदाहरण दीजिए। उम्र के 14वें साल में अपनी करांगुली का खून महादेव के ऊपर अभिषेक करके शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली थी। दृढ़ निश्चय की शपथ ली थी, पैशनेट जिंदगी की शपथ ली थी। जो जिंदगी में बड़े वो लोग हुए हैं, उम्र की 14 साल, 15 साल में उन्होंने बड़े-बड़े रेज़ोल्यूशन किए हैं और अपने प्रतिज्ञा को, अपनी शपथ को अड़िग रहे हैं। तब तो बने ना शिवाजी महाराज, जो मृत्यु के बाद 500 साल, 400 साल, 300 साल के बाद लोग यादें रख रहे हैं। अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं रखोगे, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व दुनिया के लिए, समाज के लिए कोई कोई मायने नहीं रखेगा। नोबडी विल गिव रिस्पेक्ट टू यू। आपको कहीं न कहीं रिज़ॉल्व करना है, कहीं न कहीं ये सेल्फ मोटिवेशन की अंदर की बात कि मैं तो कुछ करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊँगा दुनिया को, ये वाला मोड जिसको कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, ये बच्चों में इनकलकेट करना ज़रूरी है। और आखिरी सेल्फ मैनेजमेंट। ये सब सब हो गया, बच्चा प्रेरित हो गया, लेकिन वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर रहा है। समय बीतते जा रहा है, जो मन में तय किया वो काम हो नहीं रहा। तो उसको सेल्फ मैनेजमेंट में क्या-क्या कंपोनेंट आते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट में एक कंपोनेंट आता है कि ट्रेमेंडस रिज़ॉल्यूशन अबाउट द करियर गोल। उसने एकदम इंटेंस रिज़ॉल्यूशन करना चाहिए, नहीं, मैं ये करके ही दिखाऊँगा, मुझे ये बनना है। मतलब गोल के प्रति अगर वो ट्रेमेंडस इन्वॉल्व्ड है, तो सेल्फ मैनेजमेंट की पहली स्टेप ये है। अगर गोल से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, तब तो होंगी ना बात। कहाँ तक वो स्पून फीड में रहेगा, मॉनिटर्ड रहेगा, पेरेंट कहेंगे तो करेगा, टीचर करेंगे तो कहेगा, वो खुद होके कब करेगा? तो सेल्फ मैनेजमेंट में पहला कंपोनेंट आता है कि अपनी ध्येय से वो प्रेरित होना चाहिए, जबरदस्त प्रेरित होना चाहिए। दूसरा आता है, उसने अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मन ही मन में रह जाएगा जो भी प्लान किया है वो। तो पहला पैशनेट होना चाहिए उसने करियर गोल के बारे में। दूसरा टाइम मैनेजमेंट उसने अच्छी तरह से करना चाहिए और आखिरी सेल्फ डिसिप्लिन उसने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो देखेंगे कि बहुत बढ़िया करियर बन सकता है।
दोस्तों, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन प्रॉब्लम रिलेटेड विद द स्टूडेंट के जो मेजर इश्यूज है मैंने उजागर किए। 4 प्रकार में मेजर इश्यूज को फिर से मैं रीडिफाइन करना चाहता हूं। एक पढ़ाई के बारे में, जो करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं। दूसरे, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, खुद हाथों से करके चीजें जो करनी है, इसे को करिकुलर कहते हैं। वो खुद होके करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, इंटर्नशिप करेगा, खुद करके देखेगा, सिलेबस के अलावा परीक्षा में जिसका प्रश्न नहीं पूछते उस वाली चीजें, वो नए स्किल अपने आप को इम्बाइब करेगा, इसको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। और खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटी, डिबेट, क्विज, ये सारी होगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये तीनों सेक्टर में उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, टीचर की। ये तीनों सेक्टर में बच्चे के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और जैसे कि आखिरी के स्लाइड में मैंने बताया है कि पर्सनल प्रॉब्लम भी होते हैं, कुछ किसी को हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, किसी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, किसी को अंडर कॉन्फिडेंस होता है, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बच्चों में कभी कभी जेलसी होती है, एनवी एलिमेंट होता है। ये सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है। शुरू शुरू में बच्चे होम सिक होते हैं, एडजस्टिंग विथ हॉस्टल लाइफ इज ए प्रॉब्लम, बट देन वंस दे बिकम सीनियर, द फियर ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स इज देयर। डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है हर उम्र में। ये उम्र में टीन एज में तो बहुत ज्यादा होता है, और पेरेंट के साथ शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर नहीं सकते। बहुत बार डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। डीफोकसिंग फॉर करियर गोल इज ए वेरी नॉर्मल थिंग, और उसमें पंपिंग करो मोटिवेशन, तो 8 दिन 15 दिन एकदम ताव में रहते, तेजी में रहते हैं, और 10-15 दिन के बाद में फुस, हवा निकल जाती है उनके गुब्बारे की, और फिर से बॉटम पे आ जाते, बैक टू स्क्वायर वन। Self motivation or self management is very much essential for the student to cope up with and carry ahead different activities. So much can be said, but as I have already promised you and told you, around 20 minutes we'll keep it for discussion. So at least we are going to have 18 to 20 minutes for interaction. So I throw ball in your court and make it open for interaction. You can ask any question to me. Some of you can even give remarks on what I said. There is no question, but you want to say something. Remarks are there. Sometime some of you can share your experiences, because this interaction is very essential for any orientation program, induction program, or the faculty development program. And all the faculty are very good in speaking. All of you are talking to the student. All of you are talking to the 60 student. In fact, टीचर को तो बोलने की ज्यादा आदत होती है सुनने से ज्यादा। तो आपने बहुत ज्यादा समय सुन लिया मुझे, करीबन 70 मिनट सुन लिया, तो अभी 20 मिनट आपकी बारी है। आपके कोर्ट में बॉल डालते हुए मैं मेरे सेशन को समाप्त करता हूं। इंटरेक्शन वाला 20 मिनट का सेशन ऑन हो गया है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे जिसी को भी प्रश्न पूछना है, और उसके बाद आपका प्रश्न या प्रतिक्रिया जो भी है आप करेंगे। हेलो, हाँ, प्रेजेंटेशन को मैंने बंद किया सो दैट विंडो अपनी अवेलेबल रहेंगी सबकी। हाँ सर, एक प्रश्न होता माझा थोडा। हाँ, कोण बोलत आहे? सर मी डॉक्टर गायत्री कुकडे बोलते. हाँ हाँ, बोला बोला. हाँ, दिसलं स्क्रीनवर आल्या तुम्ही. हाँ, बोला. ओके. सर, आता जो तुम्ही जो शेवटचा एक टॉपिक सांगितला स्टुडंट पर्सनल प्रॉब्लेमचा, तर त्याच्याशी रिलेटेड मला विचारायचं होतं हाँ, बोला की ना. एखाद्या स्टुडंटने जर आपला गोल निश्चित केला असेल, हो. परंतु तो काही कारणास्तव तो समजा डिफोकस झाला, हम्म. आणि त्यांनी जे आपलं गोल निश्चित केलेलं आहे त्या गोलवर त्याचे पेरेंट्स सुद्धा संतुष्ट नसेल, बरोबर. आणि ते पेरेंट्स आपल्याला सतत विचारत आहे की तुम्ही तुमच्या स्टुडंटला समजवा, तर हम्म. अशा वेळेस आपण त्या स्टुडंटचा प्रॉब्लेम कसा काय सॉल्व्ह करावा सर? नाही, आता ऍक्च्युली कसं आहे माहिती आहे का, की स्वतःच्या करिअरचं गोल मध्ये मेजर रोल त्या स्टुडंटचा आहे. हो. त्यांनी ठरवलं ते आपण जास्त भर द्यायला पाहिजे, मान्य करायला पाहिजे. पेरेंट्सचं कसं असतं, पेरेंट्सच्या दबलेल्या इच्छा असतात. त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांना जे करायचं होतं ते झालं नाही, तर त्यांना वाटतं की मुलाच्या माध्यमातून ते व्हायला पाहिजे, आणि ते बरोबर आहे. आपल्या आशा आकांक्षा मुलावर लादतात. तर अशा केसमध्ये आपण पेरेंटला खूप सपोर्ट करून फायदा नाहीये, कारण मुलाचं बरोबर आहे. स्वतःचं ऍस्पिरेशन क्रश होतं त्याच्यामध्ये. पण बरेचदा काय होतं, मुलं देखादेखी आकांक्षा बाळगतात. याचं पाहून, त्याचं पाहून, त्याचं पाहून. ते म्हणतात मलाही बनायचंय, त्याला बनायचंय का तर मलाही बनायचंय.
अरे प्रत्येकाच्या क्षमता वेगळ्या असतात, प्रत्येकाची मानसिकता वेगळी असते. प्रत्येकाला त्या कॉम्पिटिशनमध्ये तेवढं धावता येणार नाही तेवढ्या वेगाने. त्यामुळे त्याची फरफट होईल. तर आपल्याला टीचरला म्हणजे फॅसिलिटेटर म्हणून पहिल्यांदा हे बघायला पाहिजे, त्यांनी जे करियर गोल ठेवलं, ते त्याला झेपणार आहे का? त्याच्या क्षमतेत आहे का? त्याच्या स्वभावाला धरून आहे का? कारण त्याचा जो स्वभाव सारखा बिलकुल एक धरायचा, एक सोडायचा, एक धरायचा, एक सोडायचा असा असेल, तर ज्या करियरच्या प्रिपरेशनला जबरदस्त पकड लागते आणि पॅशनेट प्रयत्न लागतात, तिथे तो मुलगा करूच शकणार नाही. कारण त्याची धरसोड वृत्ती आहे. तो एका ठिकाणी फोकसच नाही करू शकत आहे. मग आपण त्याला हो. सांगायचं, "अरे भाऊ, तुझी धरसोड वृत्ती आहे ना, तू हे करियर घेऊ नको. तुला जमणार नाही. तुझे तिथले प्रयत्न वाया जातील. त्यापेक्षा तू दुसरं असं करियर घे, की जे तुला थोड्या-थोड्या वेळाचा कॉन्ट्रिब्युशन तुझी करायची इच्छा आहे, त्यात सुद्धा ते अचीव्ह होईल." मग त्याला आपल्याला ओके सर. करियर गोल फिक्स करताना सपोर्ट सिस्टम द्यायला लागेल. ते करताना जसं त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आस्पेक्ट मी सांगितला, त्याची ॲटिट्यूड, त्याची ॲप्टिट्यूड, त्याबरोबर पेरेंटचे एक्स्पेक्टेशन, शेजाऱ्यांच्या, नातेवाईकांच्या एक्स्पेक्टेशन हा पण भाग असतो. याच्याशी पण त्याची आपण चर्चा करायची. आपण आपली म्हणणं त्याच्यावर लादायचं नाही. ॲट द सेम टाईम चर्चा करून त्याला योग्य काय, अयोग्य काय हे समजावायचा, सांगायचा प्रयत्न करायचा. त्याच्या नजरेतनं त्याला जे वाटतं तेच झालं पाहिजे. पण त्याला वाटतं ते जर इरॅटिक असेल तर नको व्हायला. एखाद्या मुलाची क्षमता, हा सेकंड क्लास मुलगा आहे. हा 10 लोकांमध्ये बोलत नाहीये, हा बातूना नाहीये, हा प्रभावी नाहीये. 10 लोकं त्याला फॉलोवर म्हणून धरतात. नोबडी टेक्स हिम ॲज अ लीडर. आणि तो म्हणाला, "नाही, नाही मला आय-ए-एस बनायचं आहे." पहा इच्छा कोणाची काही राहू शकते. पण त्याची क्षमता त्याचं स्वॉट एनालिसिस करायला पाहिजे. त्याची जी क्षमता आहे त्याला मॅचिंग नसेल, तर काय होईल त्याचे प्रयत्न विनाकारण वाया जातील. आणि तो खूप थकून, खूप प्रयत्न करून फ्रस्ट्रेट झाला, की त्याला कळेल, की नाही मग मी आय-ए-एस होऊ नाही शकत आहे. मी दुसरं काहीतरी करायला पाहिजे. आणि प्रत्येक मुलांना हे सांगायचं, की होप फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट. तुम्हाला आय-ए-एस व्हायचं ना, होप फॉर सॉरी होप फॉर द बेस्ट. पण नाही होऊ शकले आय-ए-एस तर व्हेअर यू विल फॉल? फॉल बॅक नेट काय तुमचं? नाही झाले आय-ए-एस तुम्ही. तर मग काय आहात तुम्ही? ग्रॅज्युएट आहात का? पोस्ट ग्रॅज्युएट आहात का? ते सेलेबल आहे का? त्याच्यावर तुम्हाला जॉब मिळणार आहे का? तर त्यांना फॉल बॅक नेट सुद्धा टाईट करायला लावायचं. मी जनरली उदाहरण देतो. सर्कसमध्ये सगळे कसबदार लोकं असतात. ते पाळण्यावरचे खेळ जे करतात की नाही, त्यांचं कसब पाहिलंच तर आपण तिकीट काढून बसतो सर्कसमध्ये. पण मला सांगा ते पाळण्यावरचे खेळ कुशलतेने करत असतात. इकडनं पळणा येतो, तिकडे पळला जातो, जबरदस्त करत असतात. तरी खाली नेट बांधलेलं असतं. नेटवर ते पडावे हे बघायसाठी प्रेक्षक आलेले नसतात. जोकर 4दा नेटवर पडून दाखवतो. कारण जोकरचं नेटवर पडणं ही गंमत आहे. पण जे कुशल लोक आहेत त्यांनी नेटवर पडणं ही गंमत नाहीये. ते फेल्युअर आहे. असं असलं तरी नेट बांधतात. कारण समजा खुदा न खास्ता चुकून तो पडला आणि तो मृत्यू झाला त्याचा, तर मग हा खेळ दाखवायला काही अर्थच राहत नाही ना. त्याला म्हणतात फॉल बॅक नेट. तर आपल्याला तर हवेतला खेळ लोकांना दाखवायचा आहे स्विंगवरचा. आपल्याला नेटवर पडलेलं दाखवायचं नाहीये, दाखवायचं हवेतला आहे. पण आपण तरी देखील फॉल बॅक नेट बांधतो. इन केस सम ॲक्सिडेंट ऑकर्स, आय शुड नॉट डाय. मी उद्याचा खेळ करायला जिवंत तर राहिलो पाहिजे ना. तर म्हणून फॉल बॅक नेट लावतात. फॉल बॅक नेट लावल्यानंतर त्या नेटवरच तुम्ही खेळत राहिले तर रॉंग होईल. तुम्हाला हवेतल्या स्विंगवर खेळून दाखवायचं आहे. पण फॉल बॅक नेट लावायचंच आहे. तर करिअरमध्ये सुद्धा फॉल बॅक नेट लावणं आवश्यक आहे. आणि असा एकांगी विचार अगदी केला मी बरोबर आहे बनीन सर. तर आय-ए-एसच बनीन, नाहीतर काहीच नाही. तर नाहीतर काहीच नाही मध्ये आयुष्य निघेल त्याचं मग कदाचित. कारण आय-ए-एस बनायची इच्छा दुर्दम्य, पण क्षमता नाही. काय करेल तो? अगदी दुसरा एखादा बरोबर आहे सर. थँक यू सर. धन्यवाद. आणखी हॅलो. कोणाचा काही प्रश्न, रिमार्क किंवा हॅलो. एक्सपिरियन्स शेअरिंग असेल तरी मी वेलकम करतो. सर आवाज येतोय? हां, हां. कोण बोलतंय? 1 मिनिट. हॅलो. सर अंकुश हां. कारेकर बोलतो आहे. अंकुश कायरकर. ओके, ओके. सर एक क्वेश्चन होतं छोटंसं. हां, बोला. सर आपण जेव्हा क्लासमध्ये टीचिंग करतो, तर संपूर्ण विद्यार्थ्यांमधून 2-3 सर स्टुडंट असे असतात, की सर त्यांना येतं सर्वच, बट ते स्टुडंट आन्सर नाही करत सर. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट जेव्हा आपण रिझल्ट शीट जेव्हा अनालाइज करतो, तर तोच विद्यार्थी हा टॉपर असतो. बट ग्रुप डिस्कशन म्हणा किंवा इंटरॅक्शन म्हणा, क्लासमध्ये तो विद्यार्थी सर नेहमी शांत बसला असतो. त्याला बरोबर. आन्सर येत असतं, पण तो बरोबर. शांत असतो सर. आणि करेक्ट. त्याचा इफेक्ट मग सर बाकी क्लासवर पडतो किंवा का बरं? विद्यार्थी इंटरॅक्ट करायला भेटतात सर. तर ही जी मेंटॅलिटी आहे सर त्या विद्यार्थ्याची, या मेंटॅलिटी सोबत सर आपण टॅकल कसं करावं? करेक्ट. नाही, खूप चांगला तुमचा प्रश्न, म्हणजे एकदम आवश्यक असा प्रश्न आपण विचारला. कसं होतं, जो विद्यार्थी हुशार आहे, तो बोलत नाही. माझ्या मते हा काही प्रॉब्लेम नाहीये.
त्याला मार्क मिळतात ना एंडला. तुम्ही त्याला शिकवलं पाहिजे आणि चांगलं शिकवून काढलं पाहिजे आणि तुमच्या शिकवल्यामुळेच त्याला मार्क मिळाले पाहिजे. असा आग्रह कशाला? अल्टिमेटली तो शिकायला आलाय. तुम्ही फॅसिलिटेटर आहे. तुमच्या शिकवण्याने त्याला मार्क मिळाले तर खूपच बढिया. तुम्ही शिकवल्याशिवाय त्याला मार्क मिळाले तर आणखी बढिया. म्हणजे बेसिकली त्याला आलं पाहिजे हा मुख्य उद्देश आहे. मग आता करायचं काय? त्याला तुम्ही ग्रुप करा आणि त्याला ग्रुपमध्ये दायित्व द्या, की तुला येतं ना बाबा, पण तुझ्या बाजूला बसलेल्या मुलाला येत नाही ना, हा तुझा पराभव आहे. यू आर बेस्ट पर्सन इन द क्लास. यू आर सपोज टू लीड द सोसायटी. अशा केसमध्ये समाजाला तुझा फायदा झाला पाहिजे. आता तू हुशार आहे, तुझा रिझल्ट चांगला लागतो, तुला सगळं काही येत आहे, पण तू इतका हुशार मुलगा वर्गात असून बाकीच्या मुलांना ₹1 फायदा नाही आहे. मग तुझ्या हुशारीचा तुझ्या कलीग्सना, मित्रांना, सहअध्यायींना काहीही फायदा जर नसेल, तर काय फायदा तुझ्या हुशारीचा? अशा टाइपची त्याला प्रेरणा आणि काउंटर प्रेरणा तुम्ही जर दिली, उद्युक्त केलं, उचकवलं त्याला अक्षरशः, की तुला तर मार्क मिळते, तू तर हुशार आहे. पण आता तुझ्यामुळे वर्गातल्या इतर मुलांनाही मार्क मिळाले पाहिजे, तेही पास झाले पाहिजे. मग आता काय करायचं? त्या मुलाला सेमिनारची अपॉर्च्युनिटी द्या, त्याला समोरील फळ्यावर शिकवू द्या. नाहीतर त्याला 5-6च्या ग्रुपचा लीडर बनवा आणि त्याला म्हणा, 6 पैकी एकाला नाही आलं, तर आम्ही धरू तुझं फेल्युअर आहे. तुलाच नाही आलं. त्याला जुंपवा, त्याला कार्याला जुंपवा कुठल्यातरी. जे चांगलं पण आहे, टाईमपास नाहीये. माणूस जेव्हा शिकवतो ना, त्याला तीच कन्सेप्ट आणखी चांगली समजते. तर त्याला जी काही कन्सेप्ट समजली असेल, तो 4 लोकांना शिकवेल तर त्याला ती कन्सेप्ट आणखी चांगली समजेल. त्याचं इंटरपर्सनल स्किल वाढेल. इंटरपर्सनलचा तर आपण कुठला क्लास लावत नाही ना. तर त्याला ग्रुप ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घ्यायला प्रवृत्त तुम्ही केलं, तर त्याची पर्सनॅलिटी तुम्ही डेव्हलप कराल. अभ्यासात तर त्याला येत आहे, पण पर्सनॅलिटी त्याची कच्ची आहे, इंट्रोव्हर्ट आहे, अंतर्मुख आहे. तुम्ही जे वर्णन केलं त्यानुसार, की तो कोणाशी काही बोलत नाही, हात वर करत नाही. तर तो बहिर्मुख बनेल आणि तुमच्या शिकवण्यामध्ये, तुमचा क्लास अटेंड केल्यामध्ये सब्जेक्टमधलं नॉलेज त्याला काहीच मिळणार नाही, त्याला आधीच येत आहे. पण त्याचं व्यक्तिमत्व निखरेल आणि उभरेल हे तुमचं योगदान आणि त्याच्या अस्तित्वाने आणि कॉन्ट्रिब्युशननी त्याच्या आजूबाजूचे लोकं नॉलेजेबल होतील हे त्याचं योगदान. असं आपल्याला थोडंसं विन-विन पोझिशन तयार करायला लागेल. ओके सर. थँक्यू सर. थँक यू. हॅलो सर. हां, हॅलो सर. हां. कोण सर बोलतंय? मला मी सुरेखा जोंधरे बोलत आहे. हां, हॅलो. हां. हां, राइट. बोला. सर माझा एक प्रश्न आहे. हां, हां. हॅलो. हां, बोला, बोला. ऐकू येतंय मला. एंटरप्रेन्युअर डेव्हलपमेंटशिप हा माझा सब्जेक्ट आहे बरं. आणि त्या सब्जेक्टमध्ये मी त्यांना आवडेल असे व्यापार योजना म्हणजे उद्योजक कसा असतो आणि त्याची वर्किंग स्किल कशी असायला पाहिजे याच्यावर मी एक मिनी प्रोजेक्ट दिलेला आहे बरं. सर्व विद्यार्थ्यांना. तर तो एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी मध्ये मोडेल की को करिक्युलर नाही, ऍक्टिव्हिटी मध्ये? कोमध्ये. ॲक्चुअली इट इज युटिलिटी अँड एक्सटेन्शन ऑफ करिक्युलम ना, दॅट इज को-करिक्युलर. हा हा एक्स्ट्रा म्हणजे को करिक्युलमशी करिक्युलर. दुरान्वय संबंध नाही, पण त्याच्या पर्सनॅलिटीशी संबंध आहे. दॅट इज एक्स्ट्रा करिक्युलर. आणखी एक प्रश्न आहे सर. को-करिक्युलरमध्ये राहील. हं. बोला, थँक्यू बोला. सर. आणखी एक प्रश्न आहे सर. की आम्ही मेंटर आणि मेंटी असे स्लॉट बनवलेले आहेत आणि ओके. प्रत्येक एक मेंटरला जवळपास 25 विद्यार्थी आलेले आहेत. हं, तर हं. ते त्याच्यामध्ये जो मेंटर असतो तो पर्सनली विद्यार्थ्यांना गाईड करून त्याच्या करेक्ट, ज्या पण काही एज्युकेशनल आणि बाकीच्या काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. तर करेक्ट. ते आपल्या याच्यामध्ये ट्युटोरियल मध्ये मोडेल का सर? नाही, आता कसं आहे माहिती आहे का, तुम्ही त्यांना शिकवताय. 25 लोकांना तुम्ही ॲड्रेस करताय. तर ते हा तुम्हाला एका स्तराची मुलं असले तर जास्त चांगलं. रोल नंबरनुसार 1 to 25 असले तर फार चांगलं नाही. जर तुम्हाला शिकवायचं असेल तर. आता मुलांना तुम्हाला ग्रुप अच्छा स्टडी करावून घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला कोणतीही हा मुलं चालतात 25. त्या 25 मधले तुम्ही परीक्षा घ्या आणि त्यातले टॉप 5 हा लोकं बाजूला काढा, बॉटम 5 लोकं बाजूला काढा, मधले 15 बाजूला काढा आणि ग्रुप बनवा. प्रत्येक ग्रुपमध्ये मधले 3 जे राहतील म्हणजे एव्हरेज मुलं जे आहेत त्यातले 3 मुलं राहतील. टॉप 5 मधला एक मुलगा राहील, बॉटम 5 मधला एक मुलगा राहील. असा हेटेरोजेनस ग्रुप करा आणि त्या टॉप मुलाला टास्क द्या, टार्गेट द्या, की त्यातल्या वीकेस्ट मुलाला सगळं आलं पाहिजे आणि एव्हरेज मुलांना गणितं द्या. टॉप मुलाला तर ऑलरेडी येऊन जाईल ते. कच्च्या मुलाला येणारच नाही आणि एव्हरेज मुलं प्रयत्न करत राहतील. टॉप मुलाला उत्तरदायित्व द्या, की त्यांनी ते सगळ्यात कच्च्या मुलाला ते आलं पाहिजे, ही त्याच्या क्षमतेची त्याची हे पावती मिळाली पाहिजे त्याला. हा असा टास्क द्या तुम्ही. तर मग इन दॅट केस तुमचा तोच 25 चा ट्युटोरियलचा ग्रुप हा ग्रुप स्टडीसाठी कामी येईल. जी आणि तुम्हाला जर शिकवायचं असेल, टीचर शिकवतोय, तर टीचरला साधारण एका आयक्यूचे मुलं एका ठिकाणी असणं कधीच सोयीचं जातं. त्याला एका स्पीडनी शिकवता येतं. जी थँक्यू सर. हॅलो सर. हां.
बोला. Hello, हा कोण बोलतोय? sir. It's me, Amrin Nas. Sir, I Amreen. just want to know Ha, please, that please. while yes, sir. Ha. Sir, I want to know that how to avoid unwanted and irrelevant questions in the class by the some students. So, Correct. matlab, sometimes it takes much time and it deviates from the Very true. topic. Very true. So, First of all, what find out. strategy First should of all, use? find out intention of the student. Like for example, he's asking question. Check whether he's a brilliant student and he's asking question to you in order to check your knowledge, or in order to generate a situation where he's asking question you are unable to answer, and he would like to make he would like to belittle the teacher and thus relatively get upward grade. Suppose that is the intention, it is to be handled differently. Some intention the student genuinely has not understood. Most of the people, those who are weak, they don't have courage to raise the hand and ask the question. But some of them are weak but still notorious, and they ask the question. But in that case, we have to handle them not as a notorious. We have to handle them that as if they are a weak student, and because they have not understood, they are raising the hand and asking the thing. So addressing their problem is not out of the syllabus. You have to address their problem because that's what you are there. Suppose somebody in the class is not able to understand, teacher is essentially for that. So you have to address. Check whether when you address the weakest person in the class, whether the remaining class becoming bore, is it becoming Yes. irrelevant to Yes. them? In that case, ask that fellow to meet after the period so that you can solve his difficulty individually. But if it is going to your discussion, your elaboration is going to become helpful and beneficial to all the class, then you can solve the difficulty of the weakest student in front of the class. Because what happens, every interaction, whatever we do, should be beneficial to all the people present in the audience. Yes. Because they don't have freedom to bunk your class and go out of the class. So if they are compelled audience there, then everybody should be benefited. Otherwise, they will start doing some sort of problem. And if the second part, if somebody is notorious in order to tease you or pull you down, he would like to generate the problem. Again, you can ask him, okay, I'll answer your question after the class. But then if he's notorious, he will insist, no, madam, I want a solution of this now also. Yes. He will, because he's notorious, now he will try to insist. Then you can always talk to him and tell him that, yeah, your intentions are ill. Your intentions of asking this question are not the difficulty in this particular problem, but your intentions are to pass the time of the entire class, and I will not allow to do this. Avoid answering his question because he doesn't want to answer the question. He wants to put you in the corner. That means he's trying to trouble you. So identify him and don't give bigger window to a person giving trouble to you. Otherwise, what happens? A student is troubling you, you are getting troubled. Such scene goes for 10 minutes. And then everybody, whatever impression you might have created earlier, everybody loses that impression. So isolate that fellow and say that we'll meet afterwards. Okay, sir. Thank you. Any question? हॅलो सर. मी डॉक्टर मनीषा पांडे. मला एक विचारायचं होतं, हॉस्टेल लाईफ गुड आहे की बॅड आहे? कारण मी म्हणजे माझ्या अनुभवावरून सांगते. माझा मुलगा अभ्यासात वगैरे खूप हुशार होता, पण जसं सर्कसमध्ये वाघाला जसं म्हटलं तसं छडीच्या इशाऱ्यावर नाचवायला लावतात, त्यांना फ्रीडम नसतं, तसं बिलकुल. हॉस्टेल लाईफ होऊन जातं. म्हणजे अभ्यास करणारा मुलगा सुद्धा इरिटेट होऊन जातो त्यांच्या पूर्ण टाइम टेबल नुसार वागायला. तर हे योग्य नाही असं मला वाटतं. त्यांना थोडंसं नाही, फ्रीडम आता पण बघा. देणं खूप गरजेचं आहे. आता बघा, तुम्ही हॉस्टेल लाईफ म्हणता त्याला मी ऍग्री नाही करत. माझं काय म्हणणं आहे, मुलांना कंपल्सरी करा. हॉस्टेलनी करो का घरच्या पेरेंटनी करो, त्याच्या मनाविरुद्ध त्याला कंपल्सरी रगडत जाणं आणि त्याला जेल बनवणं आयुष्य त्याचं, ही सिस्टमच रॉंग आहे. म्हणजे नवीन जेव्हा तरुण असतात मुलं, टीनेजर असतात, त्यांचं पर्सनॅलिटी बिल्ड होते. अशा बिल्ड पर्सनॅलिटी होत असताना सपरेशन इज ऑलवेज रॉंग. आता तुम्ही एक उदाहरण सांगताय की हॉस्टेलमध्ये होणारं सपरेशन. तर मला काय वाटतं माहिती आहे का, हॉस्टेलमध्ये सपरेशन हो का अगदी अत्यंत प्रेमाच्या आईवडिलांकडनं सपरेशन हो, सपरेशन हे सपरेशन आहे आणि दॅट इज नॉट डिझायरेबल. ॲट द सेम टाइम त्याला त्याच्या ऊर्जा आणि त्याच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी चॅनलाइज करणं गरज आहे. नाही तर तो बिखरून जाईल ना, तो इकडे तिकडे चालला जाईल, त्याला वाईट सवय लागतील, त्याला फोकस होणार नाही, तो प्रोफेशनल होणार नाही. म्हणून त्याला चॅनलाइज करणं आवश्यक आहे, पालकांनी सुद्धा आणि हॉस्टेलनी सुद्धा. का हॉस्टेलमुळे तो चॅनलाइज होत असेल तर तुम्हाला एक वाईट वाटून घ्यायचं गरज नाहीये. हॉस्टेलमध्ये 2 भाग आहेत. एक वॉर्डन, शिक्षक किंवा हे लोक शिस्त लावून त्याला चॅनलाइज करतात.
त्यांचं इंटेन्शन येईल नसतं. सिनियर स्टुडंट जे रॅगिंग घेतात त्यांचं इंटेन्शन येईल असतं, त्या मुलाला घडवावं असं त्याचं इंटेन्शन नसतं. त्या मुलाला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन करून रॅगिंग करून आपण मजा घ्यावी असं असतं. तर ते मजा घ्यायसाठी मुलाला एक वस्तू म्हणून वापरतात. ते खूप फ्रस्ट्रेटिंग आहे. मुलाचा कॉन्फिडन्स खूप लूज होऊ शकतो त्या प्रकरणामध्ये. त्यामुळे हॉस्टेलमध्ये होणारा त्रास हा जर सिनियर विद्यार्थ्यांकडनं असेल तर त्याला रॅगिंग या सदराखाली वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करण्याची गरज आहे. हॉस्टेलमध्ये होणारा त्रास हा वॉर्डन किंवा शिक्षक किंवा तिथल्या ऍडमिनिस्ट्रेटर तर्फे खूप जास्त कडक शिस्त या स्वरूपात असेल तर त्यांच्याशी जाऊन बोलून तुम्हाला ठरवायला लागेल की बुवा हे कशा पद्धतीने करायला लागेल. कारण कडक शिस्तीच्या नावाखाली खूप सप्रेशन असेल ना तर मुलं एक तर बगावत करतात, नाहीतर त्यांचं व्यक्तित्व फार क्रश होऊन जातं. कॉन्फिडन्सच राहत नाही. ते स्वतःबद्दल काहीच कॉन्फिडेंटली बोलू नाही शकत. आयदर दे आर क्रश्ड ऑर दे बिकम रिबेलियंट. तर मला असं वाटतं सप्रेशनची कुठली ऍक्टिव्हिटी पर्टिक्युलरली टीन एजमध्ये मुलाची वृत्ती असते बगावत करण्याची, तरी त्याची बगावत चॅनलाइज ठेवली तर आपण यशस्वी होऊ शकतो. बगावतला हवा दिली, इन्फ्लेट केलं तर तो नटोरियस होऊ शकतो आणि बगावतला सप्रेस केलं तर तो सेल्फ कॉन्फिडन्स गमावू शकतो. तर बगावत चॅनलाइज करायची गरज आहे. म्हणजे त्याला जे काही त्या भावना आहेत ते चॅनलाइज करायची गरज आहे. मला वाटतं थँक्यू. हा. आणखी कोणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे का? आता आपण टाइम लिमिट आपली क्रॉस झाली आहे, पण तरी 3-4 मिनिटं आपण एक्सटेंड करू शकतो. कोणाला काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल, काही अनुभव शेअर करायचा असेल तर वेलकम. तरी बॅच खूप शांत होती, पण आता तुमच्या लेक्चरमध्ये हे जण फार ओपन झाले आहेत. ते बघून मला खूप छान वाटतंय सर. थँक्यू सो मच. टीचर जनरली इतके बोलतात त्यांना ऐकायची सवय नसते. हो सर. सांगितलं तर कमी बोला म्हणून. हेलो प्लीज कोणीतरी प्रश्न राहुल सर बोला. राहुल सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था, आपका जो भी लेक्चर सेशन हुआ उसमें मैं स्लो लर्नर को तो फास्ट लर्नर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और दूसरा ऐसा है टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो ये है कल यानी जो टीचर एग्जाम्पल हम लोग किस तरह से दें, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का नॉलेज तो टीचर से ज्यादा है, वो आजकल ज्यादा टपरियों में बैठ रहा है, उसका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटशिप उसका चाय की टपरी में ही निकल जाता है. तो और यूट्यूब अदर सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन बोलिए या नॉलेज का सोर्सेस बोलिए, वो सारी चीजें तो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एक्सेस है. और दूसरा ऐसा है कि जो भी आपने एक बात सही बोली कि जो नॉलेज है वो सिर्फ टीचर 5 से 10% ही देता है, बाकी तो उसको ऑलरेडी सेल्फ स्टडी से भी स्टूडेंट बन सकता है सारी चीजें. तो हम क्या ऐसे एग्जाम्पल दे उसको जो जिंदगी भर याद रहे, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल देने चाहिए? नहीं, जैसे कि अभी क्या होता है, इफ यू डिस्कस द स्टोरी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल विथ हिम, परमानेंटली पीपल आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. लाइक सक्सेसफुल पीपल ने किया क्या? जैसे मान लो तेंदुलकर ने एक 6 मारा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, भारत भर के पूरे 15-20 करोड़ लोग तालियां बजा रहे टेलीविजन के सामने. एक ये दृश्य के लिए तेंदुलकर सवेरे 6 बजे से रात को 11 बजे तक फ्लड लाइट में दिन भर प्रैक्टिस करता है, पसीने बहाता है, तब ये 6 निकलता है. ये 6 ही जो मोमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके पहले का दिन भर की तैयारी करना जरूरी है. तेंदुलकर का एग्जाम्पल आपने दिया कि वो कैसे प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस कैसे करता है, महीने भर अपने आप को फिट कैसे रखता है, कोहली भी कैसे फिट रखता है अपने आप को. तो क्या होता है, जो भी सक्सेसफुल पीपल का उनके आंखों को चकाचौंध करता है ग्लैमरस सक्सेस, तो कहते हैं ये ग्लैमरस सक्सेस आउटकम है, उसके पहले बहुत सारा पसीना है. तो स्टूडेंट को एकेडमिक्स में हो, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर सक्सेस मिलाना है तो उसके पहले बहुत सारा पसीना बहाना है, हार्डवर्क करना है. इसके लिए उनको प्रवृत्त करना पड़ेगा. पहले तो सजग करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, उसके बाद प्रवृत्त करना पड़ेगा. तो सक्सेस स्टोरी शेयर करना, ये टीचर, मैंने कहा ना 10% के ऊपर टीचर नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता है. फिर बाकी क्या करेगा टीचर इंस्पायर करेगा. एक और इसमें एक और चीज है कि हम सक्सेस स्टोरी बताए भी. सपोज मैंने सक्सेस स्टोरी बताई, धीरू भाई अंबानी की बता दिया एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में वो कैसे आए, तेंदुलकर की बता दी, विनोद कामली और तेंदुलकर में क्या डिफरेंसेस थे वो बता दिए. ठीक है, रतन टाटा में और अंबानी में और रिलायंस अदानी में क्या डिफरेंसेस है ये बता दिया. फिर अल्टीमेट स्लो लर्नर को मैं फास्ट लर्नर ये सारी टेक्निक को यूज करके बता सकता हूँ. लेकिन जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है, डेली जो उसके इन सिनेरियो में घूमते हैं, लाइक हर एक
जो मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैं बात करूंगा कि एक एज ऐसा होता है कि बच्चे की गर्लफ्रेंड होना स्वाभाविक है, यानी थोड़ा ये बोल रहा हूँ लेकिन ये स्वभाव है, उसका अफेयर होना स्वभाव है। तो क्या मैं खड़े होके अपने डाइस पे इस तरह के एग्जाम्पल दूं तो मेरा एचओडी आएगा और बोलेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो तो यही है। एक अगर मैं कितना भी रिस्ट्रिक्टेड करूं कि भाई स्मोकिंग इंजूरियस होती है हेल्थ के लिए, लेकिन इंजीनियरिंग के बोलिए, मैनेजमेंट के बोलिए, आधे से ज्यादा बच्चे स्मोक करते, 80% क्राउड विद गर्ल्स आल्सो। तो जब उनको ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल है जो हमारे यूट्यूब में या बुक्स में मिल रही है, लेकिन उसके बाद उनको क्या मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो उनके डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जो वो डेली लाइफ से कर रहे हैं। एक ये इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक कैसा आता है कि एक एचओडी आके बोलेगा या प्रिंसिपल आके बोलेगा नहीं आप ऐसी बातें मत करिए क्लास में। एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन है स्लो लर्नर के लिए आज 35% के बहुत सारे विद्यार्थी है जो आईएएस के लिए अप्लीकेबल हो गए। तो जब वो 35 एक कोल्हापुर साइड में एक आईएएस बने 2 साल पहले, उनका जो परसेंटेज था बीए 35, 50% इन ग्रेजुएशन। तो ये एबिलिटी में शायद 35 में उनके टाइम पे कुछ नहीं था, उन्होंने स्ट्रगल किया होगा 4 साल 5 साल 6 साल और फिर वो आए होंगे। तो मैं तो ये जज नहीं कर सकता ना आज कि ये बच्चे में एबिलिटी जो है 35 की है तो ये आईएएस नहीं बन सकता। वो अगर कर रहा है तो डेफिनेट बन जाएगा वो, उसका सेल्फ एनालिसिस। क्या होता है हाँ। आईएएस बनने के लिए केवल एकेडमिक्स लगता नहीं है। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। दूसरा एक और चीज ऐसा है, क्या हम अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने, हम कॉलेजेस में भी चलता है कि कॉम्पिटिटिव सेल बना दिया, बाहर के गेस्ट को बुला लिया और वहां से दे दिया, उनको लेक्चर्स दे दिया। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूँ अपने एचओडी को या अपने प्रिंसिपल को कि सर एक काम करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव सेल बन गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आए, सपोज कोई भी अधिकारी आए और उन्होंने लेक्चर दिया, क्या उसके बाद बच्चा उसको फॉलो कर रहा है? वो तो नैक के लिए हम लोग ने कर लिया काम, फोटो वोटो खींच के दिखा दिया सारी चीजें। लेकिन अल्टीमेट मेरा ऑब्जेक्ट यानी एज अ टीचर बंदों को लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कराना है, और लीडरशिप क्वालिटी में मुझे ही नहीं कराना है, सारे कॉलेजेस को कराना है, सारे एचओडी को कराना है और सारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को भी कराना है। तो ये सारी चीजें जो एक टीचर को फेस करनी पड़ती है कि वो क्या कॉलेज में इस तरह के एग्जाम्पल दे सकता है जो बच्चा डेली लाइफ में जा रहा है, क्या जो प्रोग्राम कॉलेजेस में हो रहे हैं उस कॉलेजेस के रिकॉर्ड अगर कर रहा है तो मैं किस तरह से मैनेजमेंट को कन्विंस कराऊं, किस तरह से प्रिंसिपल को कन्विंस कराऊं। एक तो ये चीज हो गया, क्योंकि आजकल माने नहीं माने सारे लोगों को फोटोग्राफ, जियोटैग और नैक कमेटी ऑटोनॉमस, यही सारी चीजें है। और लास्ट में एक आपने बोला स्टूडेंट के लिए एनसीसी है, एनएसएस है। एनसीसी का अलग अलग मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, इंसेंटिव मार्क्स जो नागपुर यूनिवर्सिटी के इसमें ऐड होते हैं। देन आफ्टर एनएसएस के 10 मार्क्स हैं। अगर नेशनल वो करता है, आरडीसी जाता है, एनएससी कैंप में जाता है, नेशनल एनएसएस का कैंप करता है तो उसको 25 मार्क्स हैं। उसके लिए महाराजबाग में एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट बना हुआ है जो नागपुर यूनिवर्सिटी में रन करता है इन सारे स्टूडेंट्स को लेके। लेकिन कॉलेज में हम लोगों के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, ये बच्चे की अटेंडेंस नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने एनसीसी में या एनएसएस में तो अच्छा परफॉर्म किया है। तो उस टाइम पे मैं अपने एचओडी को, अपने मैनेजमेंट को, अपने प्रिंसिपल को कैसे कन्विंस करूं? चलिए ठीक है, आपका प्रश्न इतना बड़ा था कि उसमें से क्या मैं आंसर कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। मैं जितना याद रहेगा वो करूंगा। हाँ नाही राहुल सर एक मिनिट, राहुल सर एक मिनिट, सरांना पहिले एवढ्या प्रश्नांचं उत्तर देऊ द्या, विल गो अहेड। यस सर प्लीज। हाँ राइट। एक चीज ऐसी है कि जैसे मान लो एक्स्ट्रा करिकुलर जो है, इसका नाम ही एक्स्ट्रा करिकुलर है। इसका मतलब करिकुलम के जगह नहीं करना ही है, करिकुलम के अलावा करना है। जैसे मान लो एनसीसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो एनसीसी करना है लेकिन पढ़ाई के जगह एनसीसी नहीं करना है, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी करना है तो डिजायरेबल है। अगर वो पढ़ाई में पूरा सारे सब्जेक्ट में बैकलॉग उसको आ रहा है और एनसीसी कर रहा है तो मेरे हिसाब से डिजायरेबल नहीं है।
क्योंकि सारी एक्टिविटी साथ साथ उसने करनी है। जैसे आपने आईएएस का एक दूसरा उदाहरण दिया कि 35% वाला बच्चा आईएएस हो गया। देखिए आईएएस होने के लिए एकेडमिक ये केवल क्वालिफिकेशन नहीं है ना, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसको सामाजिक जितने सारे प्रश्न हैं उसके बारे में आकलन होना चाहिए उसको। तो उसकी पर्सनैलिटी जब तक बहिर्मुख नहीं होती, मान लो एक आधे 90% का बच्चा है और अंतर्मुख है, तो शायद वो सिलेक्ट ना हो आईएएस करके। लेकिन एक आधा मान लो जैसे आपने उदाहरण ही दिया था कोल्हापुर का कोई कि 35% का है या 40% का है, लेकिन उसकी बहिर्मुख पर्सनैलिटी है, उसको सारे सामाजिक प्रश्नों का ज्ञान है, वो कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर सकता है आईएएस का इंटरव्यू। आईएएस की परीक्षा में रिटन एग्जाम में भी उसको काफी बहुत जनरल नॉलेज है उसको, जो परीक्षा में प्रश्न पूछते आ सकता है। तो एकेडमिक्स में उसको 35% मिले या 85, इससे कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये एक ही पैरामीटर से आईएएस डिसाइड ही नहीं होता है ना। सवाल ये है कि अगर उसको आईएएस होना है तो यहाँ वो 70-80% मार्क्स भी तो मिला सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आईएएस बनना तो 35 ही मिलाऊंगा यहाँ। अल्टीमेटली कैसा है, वेरेवर ही कैन एक्सेल ही हैज टू एक्सेल, एंड आईएएस बनने के लिए उसको ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एकेडमिक्स में 80% की जगह 70 हुए तो भी चलेगा, मतलब हल्का सा कॉम्प्रोमाइज एकेडमिक्स में करता है वो तो चलेगा, लेकिन एकेडमिक्स में एकदम 35% लाने की जरूरत नहीं है। A person with a good intellect can always get 60-70% just like that. I mean, without much focusing on that. अगर वो 35% में लाता है और बच्चा आईएएस होता है, मतलब कैलिबर है, लेकिन 35 में लाता है, इसका मतलब उसने निग्लेक्ट किया स्टडी, इसलिए 35 मिल रहे हैं उसको। थोड़ा भी उसने ध्यान देता पढ़ाई के ऊपर, तो जो आईएएस बन सकता, उसको 60-70% एकेडमिक्स में किसी भी स्ट्रीम में मिलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक दूसरी बात, लेकिन एकेडमिक्स का आग्रह हमने बहुत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर उसको आईएएस बनना है तो उसको आईएएस के लिए क्या लगता है वो बनना है। जैसे मान लो किसी को डिफेंस में जाना है, मिलिट्री में जाना है, तो उसको मैथ्स में 100 में से 90 मिलते क्या 60 मिलते, इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी आईसाइट अच्छी होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन अच्छी होनी चाहिए, वो सारी परीक्षा एसएसबी के एग्जाम में से निकलना चाहिए बाहर वो। तो हर चीज के परिमाण अलग अलग है। लेकिन आपने जो एक प्रश्न यहाँ पूछा कि मैं कुछ बच्चों के लिए करना चाहता हूं, तो एचओडी प्रिंसिपल मानेंगे क्या, मतलब मुझे करने देंगे क्या? देखिए, एक्स्ट्रा एक ऐसा पब्लिकली कहते हैं कि जो सबके इंटरेस्ट में है, अच्छाई के लिए है, वो पब्लिक में डिस्कस करना चाहिए, और जो बुराई के लिए है या बुराई के कनेक्शन में है, वो इन पर्सन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने बॉय और गर्ल का अफेयर है, ये मैटर अगर पब्लिकली क्लास में आपने बहुत ज्यादा शेयर किया और बहुत बड़े पैमाने पे किया, इससे क्या होने वाला है? इससे किसी का व्यक्तिगत प्रश्न तो छूटने नहीं वाला है। तो व्यक्तिगत प्रश्न के लिए इसका इस प्रकार के टॉपिक को अगर पर्सनल काउंसलिंग में आप लेते और क्लास में इस चीज का वर्णन डिस्ट्रैक्शन करके करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन जनरल फॉर गुड स्टूडेंट दे शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू दिस मोड। तो इसको पढ़ाई के समय में इसको, दो इट इज अ नेचुरल, वेरी नेचुरल, लेकिन इसका वर्णन तो हम डिस्ट्रैक्शन करके ही करेंगे। भले ये नेचुरल है, लेकिन उसको काबू में लाने की जरूरत है, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। उसमें है तो डिस्ट्रैक्शन ही है एक प्रकार का। इसमें अगर आप क्लास में पब्लिकली बातें करेंगे तो शायद काफी लोगों को उसमें परहेज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जैसे एडिक्शन है किसी की, आपने वर्णन जो किया था सिगरेट का एडिक्शन है और किसी का एडिक्शन है, इसकी चर्चा सरेआम 60 के क्लास में ना करो तो ज्यादा अच्छा है। वहां उसको आप कंडे में ही करो, उसको बोलो कि ये होना नहीं चाहिए, एडिक्शन किसी का होना नहीं चाहिए, ऐसी बातें पब्लिकली करना है। इन पर्सन अगर किसी को लड़का है तो स्मोक कर रहा है बच्चा, वो एडिक्शन में चला गया, तो आपकी बातों से वो एकदम डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, सर मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं स्मोकिंग तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और आपने कहा स्मोकिंग बहुत गलत चीज है, तो मैं तो अभी कहीं का नहीं रहा। तो उसको इन पर्सन बोलो, चलो ठीक है भी, जहां भी आप है शुरुआत करो। आज मान लो आप 10 सिगरेट दिन के अगर आप कंज्यूम करते हो तो कम करो ना, धीरे धीरे कम करो। हफ्ते भर में हम मिलेंगे, क्या आपकी 10 सिगरेट 5 हो सकती है? सी वी हैव टू टेक हिम टू द डायरेक्शन वेयर इट इज डिजायरेबल। जैसे एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट है कॉल्ड एज बेसिक सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। सोशल सेल्फ तो व्यक्ति लोगों की नजर में, इट इज सोशल सेल्फ। बट बेसिक सेल्फ क्या होता है? व्यक्ति जो खुद है, खुद की नजर में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सेल्फ। और व्यक्ति खुद की नजर में भविष्य में बनना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सेल्फ। जैसे मैं 60% का बच्चा हूं, लेकिन मुझे एक ना एक दिन 75% मार्क मिलाने हैं, तो 75% मेरा हो गया आइडियल सेल्फ, 60% मेरी अभी की अवस्था है ना बेसिक सेल्फ। तो मेरा 60 से 75 जर्नी चालू हो जाता है। तो बेसिक सेल्फ बच्चे का चाहे जो भी हो, मान लो चेन स्मोकर हो, ये बेसिक सेल्फ हो गया उसका। उसको एक बार अगर कन्विंस हो गया कि उसका आइडियल सेल्फ नॉन स्मोकर होना है, भले उसकी आज की अवस्था 25 सिगरेट दिन में पी रहा है,
तो बेसिक सेल्फ उसको अवगत है, आइडियल सेल्फ उसका हम नॉन स्मोकर कराएंगे टीचर के काउंसलिंग से, तो उसका जर्नी चालू हो जाता है। बेटा देखो 25 का तो एकदम 0 नहीं होगा, अब धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे मतलब इतना भी धीरे धीरे नहीं कि तुम्हारी सांस पहले खत्म हो जाएंगे और बाद में सिगरेट कम होंगी, तो मृत्यु के पहले ही करना है ना कम इसको। तो अगले 5 साल में इसको अगर आपको छोड़ना है सिगरेट, और 25 सिगरेट डेली कर रहे हो, तो हर साल आपकी 5 सिगरेट तो कम होनी चाहिए ना। मतलब कुछ ना कुछ रफ्तार उसको सेट करो विच इज मैनेजेबल, क्योंकि हम कहेंगे भाई कल से एक भी सिगरेट मत पियो, तो उससे मैनेजेबल ही नहीं है वो, तो उसकी सिगरेट कम होने पॉसिबल नहीं है। आपका एडवाइस हो दन से इग्नोर कर देगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, छोड़ देगा वो। उसको कुछ ना कुछ एक अचीवेबल टारगेट देके एडिक्शन से धीरे धीरे अगर बाहर ला सकते, तो मेरे ख्याल से इट विल बी। हेलो सर, हेलो सर, एक हाँ, शॉर्ट अविनाश जी बात क्वेश्चन कर है. रहे हैं? येस सर, एक लास्ट क्वेश्चन घेऊया सर, हा अविनाश सरांचा, मग थांबूया. शॉर्ट मध्ये आन्सर दिले चालेल सर. रेमेडियल कोचिंग ऍक्च्युअली काय आहे आणि त्यासाठी आपल्याला काही फंडिंग वगैरे असते का? त्यात जर आपल्याला काही चेंजेस करून एखादा प्रोग्राम वगैरे अरेंज करायचा असला तर? बेसिकली रेमेडियल कोचिंग म्हणजे काय? नॉर्मल कोचिंग तुम्ही दिलं, तुमच्या स्पीडला तो कोपअप करू शकला नाही, तो खाली पडला. मग त्याला उपाय म्हणून, रेमेडी म्हणजे उपाय, त्याला उपाय म्हणून तुम्ही काय करताय की त्याला ऍडिशनल कोचिंग देताय, की आधी तुम्ही जे कोचिंग दिलं त्याला ऍडिक्वेट नव्हतं, सगळ्यांना ऍडिक्वेट होतं, सगळे पास झाले, पण तो नाही कोपअप करू शकला, म्हणजे तो थोडासा वीक असेल किंवा त्याला समजलं नसेल किंवा तुम्ही शिकवलं तेव्हा त्याचं लक्ष नसेल, काही कारण असंख्य असतील, पण रिझल्टंटली त्याला तो पास झालेला नाहीये, फेल झालेला आहे. मग त्याला फेलचं पास करण्यासाठी तुम्ही ऍडिशनल इनपुट जे देता त्याला म्हणतात रेमेडियल कोचिंग. आता रेमेडियल कोचिंग गव्हर्नमेंटकडनं त्याला फंडिंग येतं का नाही येतं, आता हा विषय वेगळा होऊन जाईल. हा थोडासा वेगळा विषय होईल. काही ठिकाणी स्कीम्स आहेत, काही ठिकाणी नाही आहेत, आणि कुठल्या मुलांसाठी आहेत, कुठल्या मुलांसाठी नाहीत, म्हणजे हा वेगळा विषय होईल. पण रेमेडियल कोचिंग म्हणजे आतापर्यंत केलेले प्रयत्न त्या मुलासाठी पर्याप्त नाही आहेत, म्हणून त्याला ऍडिशनल आपण सपोर्ट देतो, दॅट इज कॉल्ड एज रेमेडियल कोचिंग. ओके सर. ओके सर. अविनाश सर, तुम्हाला जर सरांशी कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर मी सरांचा नंबर तसा शेअर करेल. हा, सर तुम्ही चालेल ना? शेअर करा माझा नंबर, सगळे ठीक शेअर आहे. करा. आणि ओके. राहुल सरांचे सुद्धा पूर्ण समाधान झालं नसेल तर माझा नंबर शेअर करा, आम्ही बोलू शकतो नंतर. हो सर, आणि मला नक्की. खूप खूप आनंद झाला सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्यामुळे, असं एक सेशन थोडंसं लाईव्हली झालं. धन्यवाद येस सर. सगळ्या पार्टिसिपंटचे. थँक्यू सो मच सर. अनिल सर आहेत का? अनिल मेश्राम. येस मॅम, येस मॅम. हा, येस सर. सर प्लीज काइंडली प्रपोज वोट ऑफ थँक्स इन शॉर्ट. थँक्यू मॅम. सर्वप्रथम मी धार्मिक मॅडम यांचा खूप आभारी आहे की त्यांनी मला आभार प्रदर्शनासाठी नियुक्ती केला, त्याबद्दल मी त्यांचा खूप आभारी आहे. पुनश्च धन्यवाद मॅडम. आणि या शासनासाठी लाभलेले आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र गोडे सर यांनी आम्हाला खूप महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या संबंधाचा समतोल कसा राखता येईल, जेणेकरून आपले अध्ययन व अध्यापन या दोन्ही गोष्टींचा कसा समतोल राखता येईल आणि आपले अध्ययन कसे पूर्णत्वास जातील, या सगळ्यांची सरांनी खूप महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली आहे. आणि या कार्यक्रमाबद्दल मी HRDC नागपूर यांच्या वतीने सरांचा खूप खूप आभारी आहे. तसेच सर्व शिक्षक वर्ग यांचा सुद्धा मी आभारी आहे की त्यांनी खूप सपोर्ट केला आणि व्यवस्थित हा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडलेला आहे. आणि क्वेश्चन सेशन हा खूप महत्त्वाचा होता आणि खूप चांगल्याच प्रकारे गेला असं मला वाटते. आणि धन्यवाद मॅम, आणि सगळ्यांचा धन्यवाद एकदा. आणि हा सेशन इथेच संपला असे मी पुन्हाच जाहीर करतो. थँक्यू. थँक्यू अनिल सर. थँक्यू गोळे सर. थँक्यू. चला आपण इथे थांबूया. आप लोग लंच ब्रेक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. वी विल मीट एट 1:30. 1:30 वाजता आपला नेक्स्ट सेशन सुरू होईल. 1:15 वाजता मी मीटिंग शुरू करेल. 1:15 आई विल स्टार्ट द मीटिंग. आप लोग तुरंत ज्वाइन करिए. 1:30 बजे अपना आगे का सेशन शुरू होगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओके मॅम. थँक्यू. थैंक यू.